चलिए शुरू करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। आज हम चैप्टर कंप्लीट आज हम चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बिना समय जाया किए मैं स्ट्रेट अवे पढ़ाने की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स गो। कल हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वगैरह देख लिया था। हैव वी राइट डाउन एनीथिंग अबाउट हाई कोर्ट? हैव वी रिटन डाउन एनीथिंग अबाउट हाई कोर्ट? ऑफ कोर्स नॉट। सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। चलो हाई कोर्ट हेडिंग डालिएगा नीचे। कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? लगाओ बोली, कितने हैं? 25, ठीक है। सो नीचे लिखेगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील in a state or a union territory, the highest court of appeal in a state or union territory is the high court, is the high court. Article next second point, article number 214, article number 214 of Constitution of India, of Constitution of India states that there must be a high court, there must be a high court in each state, there must be a high court in each state. Next point, the high court has appellant, appellant, APPELLANT. The high court has appellant, comma original jurisdiction, comma original jurisdiction and supervisory jurisdiction, and supervisory jurisdiction. Next point, article number 227, article number 227 limits the supervisory powers, article number 227 limits the supervisory powers of high court सुपरवाइजरी पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अधू पूछो क्या? यहाँ से पढ़ना, इन इंडिया से, इन इंडिया दिख रहा है, यहाँ से पढ़ना 1 2 3 बोलो क्या है। इन इंडिया देर आर 25 हाई कोर्ट्स, 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, एंड 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन। तो नशे करके मॉड्यूल बनाते हैं। नशे दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपरेंट नशा, एक होता है डीप नशा। यहाँ दोनों की है। अपरेंट नशे में तुम देख सकते हो कि सेंटेंस कॉपी पेस्ट किया है। डीप नशा ये है कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के लिए एक हाई कोर्ट है, ऐसा बोला है। इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 28 एंड यूनियन टेरिटोरीज है 9। टोटल है 36, 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी। हाई कोर्ट कितने हैं? 25। इसे कहते हैं डीप नशा। इज इट वेरी क्लियर? तो इसमें से कोई वाला भी ये सेंटेंस मतलब कोई सेंस ही नहीं है उसका बेसिकली, अगर हम बात करें। हाँ, इसका सेंस
आप बोलोगे नहीं सर, पहले अभी अभी डिवीजन हुआ है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, अभी अभी डिवीजन हुआ है बिहार झारखंड का, अभी अभी डिवीजन हुआ है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, अभी अभी डिवीजन हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो हो सकता है सर उस वजह से ऐसा। तो फिर इस हिसाब से तो इंडिया में 5-7 ही हाई कोर्ट होने चाहिए थे, क्योंकि 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो आपको उसके अंदर स्टेट्स दिखेंगे ही नहीं। मैं आपको रादर, मतलब ये तुमको देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा इफ आई हैव इट राइट नाउ, कि हम जो अभी देश देखते हैं वो 1947 में ऐसा था ही नहीं। ठीक है, भलता जेपीजी, तो सीओपी है मेरा। सीओपी देखा है कभी? तो देख लो सीए बनने के बाद कैसा दिखता है। दिस इज माई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये 22 जनवरी को मेरे को, सॉरी जनवरी 2022 में फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप का मिला था। ठीक है, ऐसा आपको भी मिले और आपकी फ़ोटो ऐसी लगे, ये मैं आपको दुआ देता हूँ। ठीक है, गलती से खुल गया तो एक अच्छी वाइब बन गई, यू नो। चल, लेट मी शो यू फर्स्ट। मेरे को अभी वो फोटो ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गूगल इट, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। सो मैप ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं बे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 स्टेट वाइज। सी दिस, ये देख के आपका दिल दहल जा सकता है, बट इट इज लाइक दिस। इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, कैन यू सी दिस? इस प्रकार से इंडिया का मैप था। जम्मू कश्मीर ठीक है, पंजाब ठीक है, राजपूताना वॉज अ सेपरेट स्टेट जिसके अंदर राजस्थान था, एंड बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसको कहा जाता था, दैट इज डिफरेंट। सेंट्रल इंडिया इज नाउ मध्य प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस इज उत्तर प्रदेश, बिहार तो बिहार है, बंगाल इज वेस्ट बंगाल, आसाम के अंदर वो 7 सिस्टर्स सारे के सारे समा जाते थे, उड़ीसा सेपरेट, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर 2-3 स्टेट आ जाते थे, और मैसूर खुद में अपने आप में एक स्टेट था। मतलब अगर आप देखो तो आज के डेट में हम जो इंडिया का मैप देखते हैं वैसा तो कुछ भी दिखता नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं उसके अंदर। इसलिए हम 1 मई को महाराष्ट्र दिन क्यों बनाते हैं? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1955 के आसपास महाराष्ट्र सेपरेट स्टेट करके डिक्लेयर हुआ था, उसके अंदर गुजरात भी नहीं। अब इस मैप को अगर हम कंसीडर करें तो देर आर नॉट इवन 25 स्टेट्स। तो 25 हाई कोर्ट्स, ना ही अभी के डिजिट को 25 हाई कोर्ट्स मैच करता है, बिकॉज देर आर 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नीदर इट मैचेस विद द इंडिपेंडेंट इंडिया का जो प्राइमरी मैप था उससे भी मैच नहीं करता। तो इन्होंने हाई कोर्ट डिक्लेयर किस हिसाब से किया है? 25 हाई कोर्ट्स बनाने का बेसिस क्या है? सो लेट मी टेल यू, इसके अंदर थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, ये पॉइंट समझने के लिए आसान है। देर इज नो टोटल सेटिस्फैक्टरी डिस्कशन ऑफ द सेम, इसका कोई टोटल सेटिस्फैक्शन वाला डिस्कशन नहीं है, बट थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उसको मैं बोल दूं। आप ऐसा समझ लीजिए, दिस इज अ टाइम ऑफ 1980s, और 1980s के सिचुएशन के अंदर हमने इंडियन लॉ के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया था। कंपनीज एक्ट 1956 1985 में हमने अमेंडमेंट किया था। उसके बाद में हमने एक बहुत बड़ा रिसेशन इंडिया में सहन किया था 1991 से लेकर 93 में पीवी नरसिम्हा राव के राज के अंदर, और उस वक्त हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व लगभग 1.1 बिलियन डॉलर छू चुका था, मतलब विच इज वेरी लो। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के आसपास खड़ा है। 1.1 बिलियन डॉलर किसी हमारे जैसे देश को हार्डली 1-2 हफ्ते तक के सर्वाइव कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और जो हमारे बेसिक बहुत तगड़े लॉज है वो सारे के सारे 1990s में इंडिया में इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो इंडिया को अगर आप लीगल स्ट्रक्चर में देखो तो 1947 से लेकर 1980-85 वाला जो दौर है वो लीगल स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइमरी फेज माना जाता है इंडियन लॉ सिस्टम का, एंड 1985 के बाद का जो दौर है वो लीगल सिस्टम के अंदर सेकंड फेज या एक्सपर्ट फेज माना जाता है इंडियन लॉ का, क्योंकि पहले हमको लॉ बनाना आता ही नहीं था। तो पहले 40 साल तो हम ट्रायल एरर कर रहे थे, 40-50 साल। इज इट वेरी क्लियर? और उसके बाद के जो 40 साल है उसके अंदर एक्चुअली हमने लॉ बनाना सीखा है। आपने देखना जितने भी लॉज, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना, जितने भी लॉज हमने 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जहां से बनाया है वहां से लेके 1990s तक के जितने भी लॉ लगभग हमने पास किए ना, वो सारे के सारे लॉ, या लगभग आप बोल सकते हो उसमें से 50-60% लॉ सुपरसीड हो चुके हैं। एक तो आप लॉ वो पढ़ोगे जो 1950s के पहले बना हुआ है, या आप वो लॉ पढ़ोगे जो 1990s के बाद बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो इंडियन लीगल सिस्टम का है, जो फेल हुआ है 40 साल के दौर वाला।
इज इट वेरी क्लियर? जिस वजह से 1980s और 1990s में लीगल स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की वजह से हमको इंडियन लीगल सिस्टम को भी रिफॉर्म करना पड़ा था, लिटिगेशंस को भी रिफॉर्म करना पड़ा था, और लगभग हमारे जितने हाई कोर्ट्स 1980s 90s तक थे उसके अंदर हमने एक सब्सटेंशियल नंबर एडअप किया उस वक्त के स्टेट से। अगर आप इस 25 हाई कोर्ट्स को उस वक्त के स्टेट के नंबर से अगर मैच करो या उस वक्त के यूनियन टेरिटोरीज से मैच करो, तो मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली मैच होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर मैचिंग आ जाएगा। Is it very clear? Yes or no? So this is the reason that we have 25 high courts, even though we have 37 states and union territories, and ये नंबर आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के 1947 के मैप को भी मैच नहीं करता। Is it very clear guys? Yes or no? चलो फाइन, अब उन्होंने ये सेंटेंस लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जैसा का वैसा हमने मानना चाहिए, ठीक है। अब ये 25 हाई कोर्ट्स कौन से है, ये आपको सवाल आ सकता है, इसलिए लेट्स मी शो यू डायरेक्टली द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है उसी के ऊपर हाई कोर्ट के डिस्कशंस किए गए हैं। एक बार 25 हाई कोर्ट के नाम तो भी पता होनी चाहिए, इसलिए पढ़ लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट, बताओ कौन से स्टेट का होगा? इलाहाबाद स्टेट की राजधानियां तो पता होगी ना कम से कम, भगवान, अरे पता होगी ना, ज्योग्राफी था ना बचपन के अंदर। सो इट इज अ यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, नामी आंध्र प्रदेश है, उसका स्टेटमेंट ढूंढना, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट किसके स्टेट के लिए है? महाराष्ट्र एंड गोवा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट किसके स्टेट के लिए? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इज इट वेरी क्लियर? उनका सेपरेशन अभी हुआ है ना, ये नो। नीचे आप जाओ, कलकत्ता हाई कोर्ट इज फॉर वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अभी अभी बना है, ये नया हाई कोर्ट है, 1990s के दौर के बाद वाला बना हुआ हाई कोर्ट है, बिकॉज छत्तीसगढ़ पहले स्टेट ही नहीं था। देन देर इज अ दिल्ली हाई कोर्ट, देन देर इज अ गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम। गुजरात हाई कोर्ट स्टेट से ही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर स्टेट, यस और नो। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, देन देर इज झारखंड। जम्मू कश्मीर में प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेह लद्दाख भी आ जाता है। झारखंड हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, पटना, पंजाब एंड हरियाणा का कंबाइन है, राजस्थान हाई कोर्ट, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ताकि तेलंगाना का अभी उन्होंने सेपरेट कर दिया है। चलो गुड। सो ये 25 हाई कोर्ट है, पर कुछ स्टेट है ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। आई डोंट नो, अब एग्जैक्टली इसमें से गेस करना बहुत मुश्किल है। 7 सिस्टर्स में से तो 2-3 स्टेट मुझे मिसिंग लग रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। फाइन, 25 हाई कोर्ट के अगर आपको नाम याद होंगे तो बेटर है। अब इसमें से आपको ये भी पता होना चाहिए एटलीस्ट आपके स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर कौन वर्क करता है। सो इफ यू गो फॉर द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड इफ यू क्लिक ऑन द सेम, तो हमें बॉम्बे हाई कोर्ट का सारा डिटेल मिल जाएगा। प्रोबेबली अगर आप इस बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंचेस के ऊपर नीचे जाना चाहो तो देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 बेंचेस बैठते हैं। एक बेंच बैठता है नागपुर के अंदर, दूसरा बेंच बैठता है औरंगाबाद के अंदर, और तीसरा बेंच बैठता है गोवा के अंदर, और जो मेन बेंच है वो बॉम्बे में ही बैठेगा। इज इट वेरी क्लियर? और आप बेंच वाइज डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे आपका केस एंटरटेन किया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, नागपुर साइड के लोग जो है वो उठ के मुंबई हाई कोर्ट का लिटिगेशन हैंडल करने के लिए नहीं आ सकते। गोवा के जो लोग हैं वो उठ के मुंबई हर बार लिटिगेशन के लिए नहीं आ सकते, इसलिए बेंचेस वर्क्स एज अ ब्रांचेस ऑफ द हाई कोर्ट। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुंबई हाई कोर्ट में है, यू कैन सी डिफरेंट हाई कोर्ट्स और उनके बेंचेस अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको दिख सकते हैं इफ यू विश सो। और वो आंध्र प्रदेश में कोई दिख नहीं रहा है, प्रोबेबली नो बेंच इज देयर। कोई बड़ा स्टेट चाहिए लगभग जिसके अंदर, गुजरात में प्रोबेबली हो सकता है, नहीं है, विल सी। और कोई ना कोई होगा जिसके बेंचेस होंगे अलग अलग। मध्य प्रदेश में लेट्स सी, बड़ा स्टेट है तो हो सकता है, इसमें भी नहीं है, अरे वाह। सो प्रोबेबली महाराष्ट्र ही इकलौता होगा जिसके अंदर होगा। सेकंड कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कंपनीज है? कर्नाटक में हो सकता है। कैन वी सी कर्नाटक हियर? ये वाला, इसमें हो सकता है बैंगलोर वगैरह वाला ब्रांच। अरे इसका तो पूरा स्ट्रक्चर दिया है, शाबाश। देखो, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु, दिस इज हाउ द जज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट लुक्स लाइक। ये बेंगलुरु चीफ जस्टिस है, मतलब बेंगलोर में जो हाई कोर्ट है इनका पहला बेंच, प्राइमरी बेंच, उसकी चीफ जस्टिस है ऑनरेबल चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट जस्टिस कह रहे हैं हम, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट होता है। इज इट वेरी क्लियर? वो हाईएस्ट जज है। हाई कोर्ट में भी सबसे एक्सपीरियंस जज को चीफ जस्टिस ही बोला जाता है, पर वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। सो ये बैंगलोर के हैं, दैट इज कामेश्वर राव, वी कामेश्वर राव। एंड देन देर इज आई गेस अगेन सेम ही है, तो उन्होंने नीचे बेंचेस के नाम दिए है कि उनके अंदर कितने लोग आते हैं। इधर 3 हैं और इधर 4 है। आई गेस 2 सेपरेट बेंचेस उन्होंने सेटअप करके रखे होंगे।
बैंगलोर का बहुत ही अच्छे लेवल पे दिया है, क्यों हमारे साथ क्यों नाइंसाफी की है जीवन में? चलो कोई ना। तो आपको ओवरऑल आइडिया आ रहा है किस प्रकार से हाई कोर्ट बनता है? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस और नो। चलो बहुत बढ़िया। अब वो जो सेंटेंस है वो मैं नहीं लिखवाने वाला, कृपया मुझे माफ करना, ठीक है। उसके नीचे वाला सेंटेंस हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पुट करना। Normally the each state have one high court. Normally the each state have one high court. However, it is not compulsory. However, it is not compulsory. However, it is not compulsory. उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। There are 6 states in India. There are 6 states in India which shares the same high court. There are 6 states in India which shares the same high court. I guess probably Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland और अरुणाचल प्रदेश। Is it? उसमें से I guess 2 हाई कोर्ट है वहां पे। चल आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पॉइंट उसी के अंदर, एन इंडिविजुअल कैन सीक अ रेमेडी। एन इंडिविजुअल कैन सीक अ रेमेडी। एन इंडिविजुअल कैन सीक अ रेमेडी at the high court, at the high court by filing the writ petition. By filing the writ petition. Anyone knows what is writ petition? WRIT. writ. Anyone knows writ petition? कल भी ये वर्ड आया था। What is writ? Anyone? सुना है कभी? सुना सुना लगे? क्या होता है रीट? बोलो। ओके बताओ, जोर से बोलो, बताओ। ओके फोकस करना बहुत अच्छे से। इट इज क्वाइट टेक्निकल, इसलिए तुम्हारा अटेंशन लगेगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब रीट वाला कंसेप्ट तो भाई साहब इंटर और फाइनल के बच्चे भी नहीं समझते कि रीट क्या होता है, ठीक है। कभी मजे लेने हैं तो पूछ लेना, ठीक है। सो अब मैं रीट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। कल मैंने आपके साथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस किया था, डू यू रिमेंबर द सेम? और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसका हाईएस्ट लॉ फाइंडिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इज इट? बोलो हाँ या ना। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए हाईएस्ट फाइंडिंग अथॉरिटी इज अ ट्रिब्यूनल। इज अ क्या बोले एक बार से? ट्रिब्यूनल। बोलो यस और नो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सलमान खान ने हिरन को मारा था, ब्लैक बक हिरन को मारा था ना। नॉर्मली हिरनिया मारता है, पर चेंज हिरन मारा। अरे बोलो हाँ है ना। बच गया। सो सलमान खान ने हिरन को मारा था, समझो ये केस चला गया ट्रिब्यूनल लेवल तक। अब ये केस कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बोलो, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? पहली बात, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही है, पर क्या इससे पूरे देश के ऊपर असर हो सकता है? क्योंकि अगर तुमने सलमान एक्चुअली देखा जाए तो अब आप कल का जो मैंने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ बोला था वो कैसे चेंज होता है इसके ऊपर नजर रखना थोड़ा। ये सलमान खान ने हिरन मारा इसलिए देश के ऊपर असर हो रहा है, समझो ये भाई। नाम बोलो। रोहित ने, समझो रोहित ने भी हिरन मारा जंगल में जाके, समझो गेंडा मारा, क्या इससे पब्लिक पे कोई फर्क पड़ेगा? करे कोई भी फर्क पड़ेगा? अब सलमान खान ने हिरन मारा इसलिए पब्लिक के ऊपर असर बन रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया। पर रोहित अगर गेंडा भी मारता है, गेंडा, हिप्पोपोटामस,
ऐसा 2-3 भी मारता है तो भी इससे पब्लिक के ऊपर असर नहीं होगा। तो रोहित का जो केस है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही रहेगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इससे भी आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अगर आप पब्लिक फिगर हो और आप कोई गलत काम कर रहे हो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाएगा, बिकॉज आप पब्लिक फिगर हो और आप फ्यूचर में ऐसे गलत काम करोगे और आपसे लोग इंस्पायर होकर गलत काम कर सकते हैं ना। आपको तो पता है कि इंडिया में सलमान खान सिर्फ एक नहीं है, कितने अलग अलग टाइप के सलमान खान है इंडिया में। 2 घंटा पानी में उबला हुआ, 5 घंटा धूप में सुखाया हुआ, फिर तेरे नाम के फेस से बाहर ना निकला हुआ। देखे आपने? बोलो हाँ है ना। अलग अलग डुप्लीकेट है। अजय देवगन तो भर भर के है। बोले सुनो, अब लोग उस बंदे को फॉलो करते हैं। अब जो सलमान खान को फॉलो करता है, अगर सलमान खान ने हिरन मारा और कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि नहीं सलमान खान गिल्टी नहीं, तो लोग कल जाके हिरन मारने को कम नहीं करेंगे। और उसके जो फैंस है, प्रोबेबली हो सकता है कि भाई ने किया, भाई ने वो किया तो अपन भी करेंगे। अरे बोलो ना हाँ है ना। दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्वेश्चन ऑफ लॉ। पर इसने गेंडा भी मारा तो इसको देख के कोई गेंडा मारने के लिए नहीं जाएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। जाएगा क्या? नहीं। तो ये पब्लिक फिगर नहीं है, इसलिए इसका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। पर पब्लिक फिगर ने ऐसा कोई काम कर दिया तो उसका क्वेश्चन ऑफ क्या बन जाएगा? लॉ, बिकॉज इट अफेक्ट्स एंटायर नेशन। इसलिए सलमान खान का जो हिरन मारने का केस है वो हाई कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गए थे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हो जाता। वैसे भी हिरन मारना गलत बात है, सबको पता था। इट वॉज अ क्वेश्चन जस्ट अबाउट कि सलमान खान ने मारा है या नहीं मारा। मैं ये कमेंट नहीं कर रहा कि उसने मारा ही है, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। बाकी सच्चाई तो सबको पता है। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। जोर से बोलो एक बार ये सुनो। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि लेट्स से ये सलमान खान नहीं, ये रोया है। ये क्या है? बोले एक बार। रोया, रोहित। और रोहित ने हिरन नहीं गेंडा मारा। हमारा बोले एक बार गेंडा। ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी भी अपने जीवन में अपने वजह से किसी भी सजीव चीज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये सेंटिमेंट रखना। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। कार्यक्रम की पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और वैसे भी रोया गेंडा मार नहीं सकता, ये तो 10 फीट दूर से ही पहले भाग जावे। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो रोया ने समझो गेंडा मारा और इसका केस चला गया ट्रिब्यूनल पे। ट्रिब्यूनल ने रोया को गिल्टी घोषित कर दिया। एक्चुअली रोया ने गेंडा मारा ही नहीं था। समझो कोई तस्करी वाले लोग थे, रोया उधर से भटक रहा था, आसाम वगैरह के जंगलों से रोया भटक रहा था, तस्करी वाले लोगों ने गेंडे को मारा। रोया चेक करने गया कि गेंडा मरा है क्या, और उसको पुलिस ने धर लिया कि तूने ही मारा है। बोलो हाँ है ना। अब कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया, आसाम के कोर्ट ने, गुवाहाटी कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया, भाई तू तो गया, यू आर गिल्टी। अब रोया को उस वक्त कोई एविडेंसेस नहीं थे रोया के पास में। रोया को नहीं पता कि यार ये क्या कैसा जिंदगी के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरे को जबरदस्ती गिल्टी कर दिया, मैं तो यार गेंडे को बचाने के लिए गया था। ठीक है, रोया फंस गया बेचारा। अब रोया ट्रिब्यूनल के इस डिसीजन के खिलाफ आगे जाके अगर अपील करना चाहता है तो रोया के पास नेक्स्ट कोई कोर्ट ही नहीं है, बिकॉज ट्रिब्यूनल इज द हाईएस्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल ने जो बोला वो फाइनल है। अब ट्रिब्यूनल के ऊपर कोर्ट ही नहीं है तो ट्रिब्यूनल ही तो सुप्रीम कोर्ट हुआ ना फैक्ट फाइंडिंग का। अब ट्रिब्यूनल ने बोला रोया गिल्टी तो रोया गिल्टी। पर व्हाट इफ रोया के हाथ में कोई नई चीज, कोई नया एविडेंस, एक आधे बंदे ने निकाला हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग, टूरिस्ट ने निकाला हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग रोया के हाथ में लग जाता है कि ये गेंडा मरने के बाद उसको चेक करने के लिए गया था, एक आधा वीडियो रिकॉर्डिंग रोया के हाथ में लगता है, कोई टूरिस्ट रोया को वीडियो रिकॉर्डिंग देता है, तो रोया के पास तो नया एविडेंस आया ना, रोया के पास तो नई चीज आई ना। बोलो हाँ या ना। तो रोया अब अपील तो नहीं कर सकता कहीं पे, क्योंकि आगे कोई कोर्ट है ही नहीं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर ट्रिब्यूनल के ऊपर कोई कोर्ट है। अब आगे अगर कोई कोर्ट ही नहीं है तो अपील किधर करेगा, किधर? पर क्या रोया गिल्टी है? क्या जो नया एविडेंस मिला इसके हिसाब से लगता है रोया गिल्टी है? सब लोग बोलो क्या रोया गिल्टी है? नहीं। तो ऐसे की सिचुएशन में रोया क्या कर सकता है पता है? कि आगे कोई कोर्ट नहीं है ना, तो इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। क्या फाइल कर सकता है? रिट। रिट इज नॉट ए लिटिगेशन। आप ऐसा समझ लो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बैठ के जो डिसीजन देते हैं वो लिटिगेशन है। रिट आप ये पर्सनली रेफर कर रहे हो जज को, मतलब कोई कोर्ट ऑफ लॉ बैठेगा नहीं, कोई सुनवाई वगैरह नहीं होगी, सिर्फ जज रेफर करेगा कि ट्रिब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया था और साथ में नए एविडेंसेस को जज देखेगा।
और वो पर्सनली देखेगा। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती, नहीं कोर्ट ऑफ लॉ चाहिए। जज अपने ऑफिस में बैठा रहेगा चुपचाप, ठीक है, कोर्ट में भी नहीं बैठा रहेगा। वो देखेगा कि भैया ट्रिब्यूनल का ये डिसीजन था, और पूछेगा वकील से, जो रोया का वकील है, वो क्या भाई क्या हुआ, ये इसका डिसीजन तो सही लग रहा है। फिर वकील बोलेगा नहीं सर, ये देखो ये नया वीडियो क्लिप आया है, नॉन फॉर्ज्ड एविडेंस है, इसमें आप देख सकते हो कि गेंडा मरने के बाद रोया वहां पहुंचा है उस गेंडे को चेक करने के लिए, इस वजह से आप इसको सर एक बार चेक करो क्या है। अब जब ये रिट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पहुंचता है, अब एक्चुअली हाई कोर्ट के पास रिट जाता है, हाई कोर्ट के पास क्या जाता है, रिट। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप लेके जाना चाहो रिट के भी ऊपर, तो जाता है SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। क्या बोले एक बार उसे, स्पेशल। एक होता है रिट पिटिशन और दूसरा होता है स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में SLP नहीं है, स्पेशल लीव पिटिशन नहीं है, आपने सिर्फ रिट ही याद रखना है। इज इट वेरी क्लियर? हालांकि कल के सुप्रीम कोर्ट के केस में भी उन्होंने सिर्फ रिट ही बोला है, समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना। बट एक्चुअल जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है उसे कहते हैं SLP, द स्पेशल लीव पिटिशन। इज इट वेरी क्लियर? पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, रिट। तो रोया ये जो एविडेंस दिखा रहा है अभी कोर्ट रूम में भी नहीं, जज के ऑफिस में ये जो एविडेंस दिखा रहा है कि भाई ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन एक हाथ में, ये नया एविडेंस दूसरे हाथ में, इसके ऊपर हाई कोर्ट बोल सकता है ओके फाइन, तुम्हारे पास एविडेंस है, ऐसा ऐसा है, एक काम करो, एक तो मैं तुम्हें निर्दोष घोषित कर देता हूं, या मैं सेम केस को वापस ट्रिब्यूनल को रेफर करता हूं। इधर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विल गिव अ डिसीजन कि भाई तुम निर्दोष हो, चलो ठीक है, या फिर ये इसको रेफर बैक करते हैं ट्रिब्यूनल को कि देख भाई ये नया एविडेंस आया है, ये बंदे का सिचुएशन वापस से एक बार चेक करो और डिसीजन मेकिंग कर दो। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? नॉर्मली 70% केसेस में इट इज रेफर्ड बैक टू ट्रिब्यूनल, क्योंकि आपको जैसे नया एविडेंस मिला है, हो सकता है अपोजिट पार्टी को भी मिला हो, ठीक है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और हाईकोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का, तो ट्रिब्यूनल को रेफर करके ट्रिब्यूनल को बोलता है फर्दर इन्वेस्टिगेट एंड गिव द डिसीजन। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रिट, दिस इज कॉल्ड एज केवल एक बार रिट। हालांकि अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, मतलब मेरा ओपिनियन बोलूं, जो मैं जितना जानता हूं या जितना मैंने कोर्ट ऑफ लॉ देखा है उसके हिसाब से, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, पर सही चीज बोलना भी जरूरी है। आप इसको ऐसा डिवाइड करो, आफ्टर ट्रिब्यूनल, सबजन ट्रिब्यूनल, जोर से बोलो, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या है बोले एक बार, जो से डिसीजन डिवाइड करो कितने पार्ट में, 2। अगर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो अपील होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो इसका क्या होगा, रेट। एक्चुअली जितने लोग लॉ की प्रैक्टिस करते हैं वो सब के सब आपको बोलेंगे कि भैया अपील में ही सिर्फ नया एविडेंस एक्सेप्ट होता है। रीट के केस में सारे प्रैक्टिसिंग लोग बोलेंगे कि रीट के केस में कोई भी नया एविडेंस एंटरटेन भी नहीं किया जाता। हालांकि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो नए एविडेंस के साथ में दिया। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि रीट के केस में नया एविडेंस आपका कोई देखा जाएगा। अगर आप रीट फाइल करते हो हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट हो सकता है कि आपका ट्रिब्यूनल का डिसीजन देखे कि ट्रिब्यूनल ने ये बोला, और आप बोलो सर ये नया एविडेंस, बोले मेरे को मत दिखा, बिकॉज हाई कोर्ट को डाउट ये है कि ये नया एविडेंस में देख के भी क्या करूं, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं करने वाला। सो हाई कोर्ट क्या बोलता है, ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, ओके तेरे पास क्या है, तुम बोलते हो मेरे पास नया एविडेंस है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, तुम्हारा एविडेंस देखेगा भी नहीं, और हाई कोर्ट उसको ट्रिब्यूनल को रेफर कर देगा कि इसका नया एविडेंस है, इसको देख करके चेक कर ले। तो रीट के केस में आप ये भी सुनोगे कि न्यू एविडेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन द रीट, क्योंकि हाई कोर्ट इसको देखता ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, एक कोर्ट ऑफ लॉ में एक बहुत खतरनाक चीज है जो लॉ के अंदर लिखी जाती है। जो मेन सोर्स है एविडेंस का, या जो मेन एविडेंस है जो केस के डायरेक्शन को टर्न कर सकता है, वो एविडेंस किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉफुल जगह पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अपोजिशन के लॉयर को इसका इंटिमेशन ना दिया हो। तो अगर मेरे पास इस रोहिया ने गेंडे को बचाया, ये मेरे पास नया एविडेंस टूरिस्ट का हाथ में लगा, तो मैं स्ट्रेट अवे इसको हाईकोर्ट को नहीं दिखा सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये एविडेंस किसी भी लीगल प्लेस के ऊपर डिस्क्लोज कर दिया, इस एविडेंस के फैब्रिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कोर्ट खुद मानता है। ये वीडियो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। मैंने एक बार इसको हाईकोर्ट के सामने पब्लिश कर दिया, मैंने हाईकोर्ट के जज को दिखा दिया, तो उस एविडेंस की जो सैंक्टिटी और प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा हाईकोर्ट मानता है, ऐसा हर कोर्ट ऑफ लॉ मानता है। तो आपने फिर ये नए एविडेंस को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, आपने
जो अपोजिशन का लॉयर उसको इंटीमेशन देना चाहिए कि मैं नया एविडेंस प्रेजेंट कर रहा हूं, जिस कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो उसको मेंशन करना चाहिए मैं नया एविडेंस प्रेजेंट कर रहा हूं, और पहली बार उस वीडियो का, उस एविडेंस का पब्लिक डिस्क्लोजर उसी कोर्ट ऑफ लॉ में होना चाहिए जहां पे उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अदरवाइज आपके सारे वीडियो एविडेंसेस या सारे के सारे एविडेंसेस फैब्रिकेटेड माने जाते हैं, ये बने बनाए। इज इट वेरी क्लियर? और यही रीजन है जिसके वजह से आप देखना गुनाहगार जो लोग होते हैं ना, उनके चेहरे ढके जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस जब कस्टडी में लेके लोगों को लेके जाते हैं ना, तो उनके चेहरे के ऊपर मास्क वगैरह डाला जाता है। वो इसलिए नहीं डाला जाता है कि वो शर्मिंदा है वगैरह, हाँ, नो शर्मिंदा फर्मिंदा, पुलिस तो उल्टा उनके मास्क निकाल के चप्पल से मारे उनको। इज इट? वो इसलिए ढके जाते हैं बिकॉज उस पर्सन का आफ्टर द क्राइम पहला फेस जो है वो सिर्फ विक्टिम के सामने कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल प्लेस के सामने ही डिस्क्लोज होना चाहिए। नहीं तो अगर उसका गलती से फेस किसी पेपर के अंदर प्रिंट हुआ है, या उसका मीडिया में फेस लीक हुआ है, या किसी दूसरे लीगल अथॉरिटी के सामने वो बंदे का अगर फेस डिस्क्लोज हुआ है ना, और बाद भी विक्टिम कोर्ट ऑफ लॉ में बोलता है यही बंदा है, तो अपोजिशन का लॉयर इमीडिएटली प्ली रख सकता है कि इसने ये पहले फोटो देखा हुआ है, इस न्यूज़पेपर ने, इसने पहले इस बंदे को देखा है इस लीगल अथॉरिटी के सामने जिसके सामने डिस्क्लोज हुआ था फेस, वो देखने के बाद अभी ये वापस देख रहा है और बोल रहा है कि यही है। इससे पूरे के पूरे कोर्ट का केस चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसलिए विक्टिम के जो अक्यूज्ड है उसके फेस छुपा के रखना, एविडेंसेस बिल्कुल डिस्क्लोज ना करना, ये सैंक्टिटी वकील को एक्चुअली मेंटेन करनी पड़ती है। क्योंकि तुमने किधर भी ये एविडेंस या फेस वगैरह डिस्क्लोज किया तो जो विक्टिम है उसने इस चीज को ऑलरेडी देखा है और उसको वकील ने ट्रेन करके लाया है, और फिर वो ट्रेन करके आने के बाद में यहां पे ऐसा बोल रहा है, ये अपोजिशन का लॉयर प्ली रख सकता है जिससे पूरे के पूरे कोर्ट के डिसीजन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस? इसीलिए लोग बोलते हैं रीट के केस में आप हाई कोर्ट में एविडेंस बता सकते हो मेरे पास नया है, और आप उनको दिखा नहीं सकते, because high court is not investigating the evidence, the investigation will be done by tribunal. This is called as the writ. Are you guys understanding? Very clearly बोलो हाँ है ना, ये चीज को आपने याद रखना चाहिए। यहां तक आइडिया क्लियर है पक्का? चलो नीचे आ जाइए, अगला हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पॉइंट नंबर 1, below the high courts, below the high courts there are different district courts, there are different district courts, there are different district courts appointed in India, appointed in India. Point number 2, एक एक लाइन लिख के छोड़ देते, लॉजिक हमको क्लियर करनी है जीवन में। आ जाओ। सिविल क्रिमिनल लॉ सुना है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जज, जस्टिस एंड मैजिस्ट्रेट? जज, जस्टिस और मजिस्ट्रेट, इन वर्ड्स में क्या फर्क है? सर आज तक तो तीनों एक ही लग रहे थे। ये वैसा ही है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप, सब एक ही लगता है। बोलो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जज, बाहर जो खड़े आ जाओ अंदर। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा लेट बोला, बहुत ज्यादा लेट बोला रहा हूँ। आ जाइए बेटा, मेरे को बीच बीच में रिमाइंड करते जाओ, मैं पढ़ाने के फ्लो में बहुत निकल जाता हुआ। यस प्लीज कम। बाकी सब भाग गए कि है? इधर जो बैठेगा ना, इधर फर्स्ट बेंचेस पे, ऐसा 10 मिनट बाद मेरे को बोलते जाओ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बीच में मत बोलना, मैंने पढ़ाना कुछ पॉज ले लिया बीच में तो बता देना मेरे को, ठीक है? हाँ, वेयर आई वाज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जज, जस्टिस, मैजिस्ट्रेट? नहीं पता? ओके, मैंने आपको सिविल क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस बोला था। सिविल लॉ का जो डिसीजन देता है, सिविल लिटिगेशन का जो डिसीजन देता है, उसे जज बोलते हैं। क्रिमिनल
लॉ का जो डिसीजन देता है उसे मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंटरटेन करते हैं जो पूरे इंडिया के ऊपर असर करते हैं, तो उनका नाम वैसे भी जस्टिस होना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस है उन सबको जस्टिस बोलते हैं, बिकॉज उनके ऑर्डर से निकली हुई हर चीज इंडिया के लिए लॉ बन जाती है। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज जस्टिस। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट के जज को क्या बोलेंगे? मजिस्ट्रेट, और सिविल कोर्ट के जज को जज ही बोलते हैं। इज इट वेरी क्लियर? थोड़ा और डिस्कशन डीप जाएगा, फोकस करना अच्छे से। इंडिया में जो कोर्ट ऑफ लॉ है, इसको मैं और डिवाइड कर दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इंडिया में जो कोर्ट ऑफ लॉ है, इस कोर्ट ऑफ लॉ को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। पहला है सिविल कोर्ट और दूसरा कौन सा है बोले एक बार उसे? क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है? सिविल कोर्ट के ऊपर जो जजमेंट देता है उसे बोलते हैं जज, क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर जो जजमेंट देता है उसे कहते हैं मजिस्ट्रेट। पर इन दोनों में भी अगर कभी बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है तो दोनों के जो काम है वो ट्रांसफर किए जाते हैं एक टेम्पररी कोर्ट को, जिसे बोला जाता है सेशंस कोर्ट। क्या कहा जाता है बोले एक बार? सेशन कोर्ट्स। आपने सुना होगा सत्र न्यायालय, ठीक है? जिला न्यायालय, सिविल कोर्ट को बोलते हैं जिला न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट को बोलते हैं फौजदारी, दीवानी फौजदारी न्यायालय। फौजदारी मतलब क्रिमिनल, ठीक है? और जो सेशन है उसे कहते हैं सत्र न्यायालय। अब सत्र न्यायालय में जज या मजिस्ट्रेट दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस चल रहा है। अरे आ रहा का ध्यान में? दिस इज काइंड ऑफ एडिशनल कोर्ट। फिर क्रिमिनल कोर्ट फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ठीक है? अब ये बताना बहुत डिफिकल्ट है, हालांकि इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, पर मैं अब इसको बहुत प्लेन और सिंपल रख रहा हूं सिलेबस तक के, बिकॉज बाकी आपको समझेगा भी नहीं। अगर आपके सिटी का पॉपुलेशन इज मोर देन और इक्वल टू 10 लाख, तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट मजिस्ट्रेट है इसको कहा जाता है द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्या कहा जाता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अगर 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन की सिटी का अगर क्रिमिनल कोर्ट का जज है तो उसे क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और अगर नॉर्मल है, अगर आपके सिटी का पॉपुलेशन इज लेस देन कितना बोले एक बार? 10 लाख, तो इट इज कॉल्ड एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या कहा जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये चीज को आपने याद रखना है। अब इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं, मेट्रोपॉलिटन, जुडिशियरी वगैरह वगैरह, उसके अंदर हम नहीं जाए। यहां तक आइडिया क्लियर है? चलो, आपने क्या लिखा अभी? देखने दो मेरे को, होल्ड। आपने अभी क्या लिखा? बिलो द हाई कोर्ट कौन आता है बोले एक बार? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 2, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट can be divided into two parts. The district court can be divided into two parts. Point number 8, civil litigations entertained by judge. Point number B, criminal litigations entertained by magistrate. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है जो इन्होंने दिया है, तो मुझे समझाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बेकार है। फोकस कर रहे हो सब लोग? बोलो हाँ या ना। अगर कोई सिविल, देखो इनबिल्ट क्रिमिनल लिटिगेशन है। इनबिल्ट कौन सा लिटिगेशन है? क्रिमिनल। बहुत अच्छे से फोकस करना। तो वो इन्हीं के पास जाएगा, बराबर है?
लेकिन अगर कोई सिविल लिटिगेशन है, उस सिविल लिटिगेशन को डिवाइड कर दो दो पार्ट में। अगर उसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन 2 करोड़ रुपीज, कितने करोड़ रुपीज से कम है बोले एक बार 2 करोड़, या उसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन इक्वल टू कितना बोले एक बार 2 करोड़ रुपए, ये डिवीजन है। एक बार सब लोग बोलो, सिविल लिटिगेशन, सब लोग बोलो, क्या बोलो एक बार, सिविल लिटिगेशन अमाउंट इज लेस देन कितना 2 करोड़, और अमाउंट इज मोर देन कितना 2 करोड़। अमाउंट इज लेस देन 2 करोड़ है तो ये जज ही एंटरटेन करता है, और अगर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो भले ही लिटिगेशन सिविल है पर अमाउंट इन्वॉल्व क्रिमिनल लेवल का हो गया, क्योंकि मटेरियल अमाउंट है ना। भले लिटिगेशन क्या है, सिविल है, पर अमाउंट मटेरियलिटी क्रिमिनल लेवल की है ना भाई साहब, इट गोज टू द मजिस्ट्रेट। अब ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है, ठीक है, जो जो सिलेबस में है उतने में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एट द फाउंडेशन लेवल कि तुम ये सब एब्सॉर्ब कर जाओगे, पर अब जितना मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं दे रहा हूं, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? तो जितना बोल रहा हूं उसी के ऊपर फोकस कीजिए, रादर इट विल बी बेटर फॉर यू। नहीं तो इसका कोई एंड नहीं है, मतलब मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो फिर मैजिस्ट्रेट एंटरटेनिंग लिटिगेशन अगेंस्ट मेल, मर्द अलग होता है, मजिस्ट्रेट एंटरटेनिंग लिटिगेशन अगेंस्ट फीमेल वुमन अलग होता है, उसमें भी वुमन का खतरनाक वाला लिटिगेशन है तो मेल मजिस्ट्रेट उसका डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, उसके लिए बेंच के ऊपर 1 वुमन मजिस्ट्रेट होनी ही चाहिए। उसके अंदर भी अगर आप वुमन के खिलाफ डिसीजन दे रही हो और वो प्रेग्नेंट है तो गेम ही खत्म है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है, बट फाइन, अब जितने हैं मैं उसको ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। सो नीचे लिखेगा, मस्त है ना एकदम, लिखना। सो अंडर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, अंडर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब एकदम नीश प्रोफाइल में कुछ स्पेसिफिक केसेस में बोला गया है। अंडर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्पेसिफिक केसेस। द सिविल जज shall not try the suits valuing more than equal to rupees 2 crore, shall not try the suits valuing more than equal to rupees 2 crore. Full stop. Next point, every civil court have local limits. Every civil court have local limits. According to which the cases shall be segregated. Every civil court have local limits according to which the cases shall be segregated. Full stop. लिखा सबने? Done. नेक्स्ट हेडिंग डालेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स सेग्रीगेटेड। नेक्स्ट वन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, नीचे लिखना, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बिलो हाई कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बिलो द हाई कोर्ट where the population is more than 10 lakh, where the population is more than 10 lakh or more, where the population is 10 lakh or more. Point number 2, the judge of a metropolitan court, the judge of a metropolitan court is called as metropolitan magistrate, is called as metropolitan magistrate. Metropolitan magistrate, and most experienced one in them, and most experienced one in them
and most experienced one in them is called Chief Metropolitan Magistrate. Is called Chief Metropolitan Magistrate. Full stop. Next point. For a cities of population less than 10 lakh, for a cities of population less than 10 lakh, have judicial magistrate. For cities of population less than 10 lakh, have judicial magistrate. Full stop. लिखा है सबने? इसी के साथ आपका पहला चैप्टर खत्म होता है. नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. समझ में आया सबको? इज इट वेरी क्लियर? चलो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट. लेट्स सी तुम्हें कितना याद है. आर यू गाइस रेडी? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सवाल है. अरे रेडी हो नहीं हो? लेट्स स्टार्ट. पहला, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अवेयर ऑफ द लॉ बिकॉज. क्यों अवेयर होना चाहिए? ही हैज टू बी एक्सपर्ट इन द लॉ. एक्सपर्ट इन द लॉ, सी कंपनी लॉ एंड बिजनेस लॉ मैटर में एक्सपर्ट होना चाहिए, बट बाकी लॉज के अंदर एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है. तो ऑप्शन 1 ए इज नॉट राइट. ही हैज टू आर्ग्यू इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. क्या हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते. कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते. हमें राइट होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने का, बट ओनली रिगार्डिंग द मैटर्स जो हमारे सिलेबस के हैं, सीए फाइनल लेवल तक. बिजनेस और इकोनॉमिक लॉज और कॉर्पोरेट लॉज और टैक्स लॉज और जीएसटी, सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशंस के अंदर हम नहीं फंसते. ठीक है, तो ये सही हो सकता है, पार्शियली ट्रू. इज इट वेरी क्लियर? कैसा टिक करूँ अब और? He has to advise management and the client regarding legal matter. अरे खत्म, यही सही ऑप्शन है. Is it very clear? क्लाइंट और मैनेजमेंट अपना ही काम है. Let's go. Which of the following? ये none of the above तो पढ़ना भी नहीं. Which of the following is not a main source of Indian law? कौन सा not बोला है? Not बोला है. Legal textbooks, Parliament, State Assemblies, Constitution. लीगल टेक्स्ट बुक्स. इससे लॉ नहीं आता, उल्टा जो लॉ आता है वो लीगल टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है. इट्स नॉट अ सोर्स. नीचे, इन इंडिया वी फॉलो द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. दिस मीन्स दैट, अब ये देखो जुडिशियल, और मैंने आपको बताया ना जुडिशियल फैक्चुअल सिस्टम. व्हाट इज फेडरल सिस्टम? ऑल द पावर्स लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. ऑल द पावर्स विद द सेंटर. देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट. बी या सी? सबसे ज्यादा तो ये और ये वाला है. बी और सी? मुझे सी लग रहा है. कंफर्म भी है टाइपर से? आई एम सी. प्लीज याद रखना, पूरा पावर सेंटर का ही है. स्टेट के मैटर्स का कुछ लेवल पे डिस्क्रिशन है. पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऐसा मुझे लगता है, बट स्टिल ये दोनों लगभग सिमिलर ऑप्शंस है. हम इसको इंस्टीट्यूट क्या बोलता है उसके ऊपर. कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 3. लेट्स सी. आप जीत गए, क्या बात है. वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी. लेट्स गो नेक्स्ट वन. मतलब इंस्टीट्यूट को आप बेटर जानते हो मुझसे ज्यादा. गुड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड इन. ये अगर नहीं आया, जिन लोगों ने 26 जनवरी को चॉकलेट खा खा के घर पे भाग के गए हैं, ये अगर नहीं आया, लाना दे तुम के ऊपर. 49, 47, 51, 50. 50. गुड. The law concerned with the violation of the rules of the law and punishment for the same is called? कौन सा लॉ? क्रिमिनल. क्या बात है, सब आ रहा है आपको. Which of the following is not an example of civil law? Breach of contract, non-delivery of goods, traffic offenses, non-payment of dues. Traffic offenses. Traffic offenses पूरे तरीके से क्रिमिनल नहीं है, पर ट्रैफिक ऑफेंसेस में कुछ ऑफेंसेस क्रिमिनल आते हैं, जैसे हिट एंड रन. ठीक है. नीचे, When the law is proposed in the parliament, it is called as? कोई सवाल हुआ? Which of the following is not a department of Ministry of Finance का which not बोला है. कौन सा Ministry of Finance का डिपार्टमेंट नहीं है? कौन सा? Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of States.
किसका डिपार्टमेंट है? स्टेट्स होम मिनिस्ट्री। नीचे कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल लिमिट्स बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच पार्टी डिसाइड्स, लोकल लिमिट्स विद इन विच द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज लोकेटेड, इधर ए और बी, सी वाला ऑप्शन। एक तो पार्टी वहां पे होनी चाहिए ना प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट वहां होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? सो क्या हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं? इसका मतलब क्या हमने IIRF अच्छे से पढ़ा है? चलो नीचे डिस्क्रिप्टिव वाला ये भी आता है क्या, चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन, अब भी लिखा ताजा ताजा कोरा करकरीत गरम गरम उठा के पेल देने का। नीचे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ, ऑल्सो एलेबरेट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ। ये तो मतलब तुम एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने जो दिया है उससे बेटर लिख सकते हो, बट स्टिक टू द इंस्टीट्यूट। जो मैंने आपको सोर्स ऑफ लॉ और स्टार्टिंग में हाउ टू पास द लॉ का पहला ब्लॉक लिख के दिया था सबसे इस चैप्टर का, दिख रहा है? सोर्स ऑफ लॉ, हाउ टू पास द लॉ, वो लिखने का इधर सेकंड क्वेश्चन में। इज इट वेरी क्लियर? कुछ याद आया? खत्म हो गया। तो इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन यहां पे होते हैं खत्म। समझ में आया? पक्का। यहां पे आपका पहला चैप्टर खत्म होता है, द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। समझ में आया सबको? चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ क्लैरिटी मुझे देनी है एक दो सवालों के ऊपर। क्या हुआ? एनी क्वेरी? नहीं? तो डिस्कस क्या कर रहे थे? ओके, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, ऐसे कोई नहीं। हाँ, हाउ टू पास लॉ में सोर्स लगेगा ना मैडम, बिना सोर्स के लॉ कैसे आएगा? ठीक है, चलो। सो यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना। अब मैं पहले तो आप लोगों को स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, विद्या की अर्थी नहीं, दोनों मीनिंग निकल सकते हैं ना, विद्या अर्थी या विद्या की अर्थी। तो तुम कौन से वाले विद्यार्थी हो, पहले या दूसरे? ओके, मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम बाउंड टू डू दिस, आई एम वेरी सॉरी। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं कभी करता नहीं हूं, पर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना जरूरी है, इसलिए कर रहा हूं। उन्होंने जिन्होंने आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट सॉल्व करना शुरू किया है, वो लोग बहुत बढ़िया जा रहे हो, शानदार। कुछ कुछ लोग 50 सवालों तक पहुंचे हैं, सरप्राइजिंगली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और जिन्होंने आज तक के उसको होंगा भी नहीं है कि ऐसा कोई घटना घटी है, ये उनको पता भी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई यूट्यूब चैनल देखा है मेरा, और ना ही कहीं प्लेलिस्ट सर्च करने की कोशिश की है। मैं क्या बोलूं तुमको, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ठीक है, अब जिन्होंने आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, सिर्फ उनको ही मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आएगा। इधर वाले तुम एक्सपेक्ट भी मत करना तुमको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 क्लैरिटी मुझे आपको देनी है। कितनी क्लैरिटी? 3। पहला क्वेश्चन है जैस्मिन का, दूसरा क्वेश्चन है डाउटफुल और कॉम्प्लिकेटेड का, और तीसरा है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। ये 3 क्लैरिटी याद रखना, क्योंकि सब लोग ये मेरे पास लेके आने वाले हैं। इधर वाले थोड़े बहुत सुधर गए तो तुम भी यही लेके आने वाले हो। इज इट वेरी क्लियर? सो 3 लोग जो है ये, अच्छा ये मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, ये इधर जिन्होंने सॉल्व नहीं किया ये मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं मार, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। इट्स नॉट अ टॉन्ट, तुमने करना चाहिए ये मैं बोल रहा हूं, तुम नहीं कर रहे हो तो तुम लॉस में हो, ये मैं पहले ही बोल दूं। तुम्हारे ही क्लास के, तुम्हारे ही साथ बैठे हुए, तुम्हारे जैसे बेंच के ऊपर बैठे हुए बच्चे उस प्लेलिस्ट के 50वें क्वेश्चन तक अगर पहुंचे हैं और तुमने अभी तक हाथ नहीं लगाया, तो तुम पहले खुद को यह सवाल पूछो, कौन पास होना डिजर्व करता है? बात खत्म, स्ट्रेट एंड सिंपल। जिसने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरा प्लेलिस्ट सॉल्व किया, वो पहले डिजर्व करता है पास होना। विधि का विधान है, नेचर का रूल है, ये ऐसा ही चलेगा अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी सुपरफिशियली लकी। और आप यहां पे बैठे हो इसका मतलब आप लकी नहीं हो, वरना जीवन में कुछ और होते। इज इट वेरी क्लियर? सो ये आपको कोई डाउट, कोई टॉन्ट वॉन्ट नहीं, सीधा बोल रहा हूं, तुम गलत जा रहे हो, डायरेक्शन सही कर लो, लिखना शुरू कर दो। ठीक है, लेट्स गो नाउ। बात करते हैं जस्मिन की। ठीक है, जस्मिन वाले केस में केस ऐसा था कि एक अब्दुल या कोई भी नाम का लड़का था, लेट्स से ए ने जस्मिन को ऑफर दिया था किसी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, हेयर ऑयल या कोई तो भी ऑयल। जस्मिन ने पार्टनरशिप कर ली मोगरा के साथ। बोलो हाँ है ना। अब सवाल यह है कि अब्दुल ने ऑफर जो जस्मिन को दिया था वो जस्मिन अकेले एक्सेप्ट कर सकती है या जस्मिन और मोगरा का फर्म एक्सेप्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है जस्मिन ही एक्सेप्ट कर सकती है, एज इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुल्टन वर्सेस जोन्स वाला केस है। इज इट वेरी क्लियर?
दूसरा डाउटफुल वाला केस, तो इसका आंसर जस्मिन ही एक्सेप्ट कर सकती है, ये लिखना है। डाउटफुल और कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है ये आपका चिनैया वर्सेस रमैया के ऊपर डिपेंडिंग वाला केस है, लेकिन चिनैया रमैया में क्या हो रहा था उससे थोड़ा सा अलग है। मुझे एक बार फैक्ट आई एम नॉट श्योर कि क्या है, आप फैक्ट डिसाइड कर लेना। मैं ABC लिख रहा हूं, ठीक है। अब ए ने बी को विल में असेट ट्रांसफर किया, और ए ने बिल को विल में असेट ट्रांसफर करते हुए विल में ये लिखा था कि असेट सिर्फ तुझे तब मिलेगी जब तू सी को एन्यूटी देगा, बराबर है। ये है चिनैया रमैया, बोलो ये सुनो, बोलो हाँ या ना। पर ए बी को जो दे रहा था वो ₹1,00,000 ही दे रहा था विल से, मतलब सिर्फ 1 लाख की असेट दे रहा था विल से, और उसने बी को बोला कि तू एन्यूटी सी को 2 लाख रुपीस पर मंथ का देगा, मतलब असेट आ रही है सिर्फ 1 लाख की, वो भी वन टाइम, और बी को ये एग्री करवा रहा है कि तू सी को एन्यूटी पे करवाएगा 2 लाख रुपीस पर मंथ। तो क्या ये 2 लाख रुपीस पर मंथ का एन्यूटी वैलिड है? क्योंकि असेट का वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। क्या वैलिड है, इनवैलिड है? एक्चुअली इसमें चिनैया रमैया तो लगता ही है, चिनैया वर्सेस रमैया तो इसका केस ही है, पर साथ में एक और प्रिंसिपल लगेगा, द कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंड में सुना होगा, निड नॉट बी एडिक्वेट बट कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन मैच हो या कंसिडरेशन रिजनेबल रहे, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन का बहुत भयंकर वैल्यू रहे। कंसिडरेशन का मतलब ऐसी चीज होती है जो सामने वाली पार्टी एग्री करती है, जो समथिंग इन रिटर्न माना जाए। तो भले ही यहां पे असेट सिर्फ 1 लाख का आपके हाथ में लग रहा है, पर स्टिल 2 लाख की एन्यूटी वैलिड रहेगी। अगर बी को इससे दिक्कत है, बी को अगर इससे क्या है दिक्कत है, तो एग्रीमेंट एक्सेप्ट ना करे, विल एक्सेप्ट ना करे। वो पहले करना चाहिए विल एक्सेप्ट करने के। एक बार तुमने विल एक्सेप्ट कर ली, तुमको 2 लाख का एन्यूटी देना ही पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको असेट कितना है। ये जानबूझ के सवाल इसलिए बना के दिया था बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये प्रिंसिपल नहीं पता, कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है कंसेप्ट? इसीलिए आप देखो, जब आप मार्केट में मानसून एंड सेल या सीजनल ऑफर्स के अंदर जाते हो, तो आपको 8-8, 10-10 हजार वाला शर्ट 1-1, 2-2 हजार में मिलता है। अगर 8-10 हजार वाला शर्ट तुमको 1-2 हजार में मिल रहा है, तो वो एडिक्वेट कंसिडरेशन किधर है, रीजनेबल भी किधर है? चलो 10, 20, 30, 50% डिस्काउंट समझ में आता है, 80% डिस्काउंट चल रहा है भाई साहब। आपने मार्केट में ऑफर देखे होंगे, एक जीन्स पे 4 फ्री, कहाँ एडिक्वेट है भाई? इट शुड बी समथिंग इन रिटर्न। जब समझ में आ रहा है पक्का है ना? लास्ट वाला रिवोकेशन के केस में मैंने उस वक्त वो प्लेलिस्ट जब रिकॉर्ड की थी तब ऐसा सिचुएशन था, पर अभी मॉड्यूल में सिचुएशन चेंज है कि अगर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ये एट द सेम टाइम पहुंचा, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन एट द सेम टाइम पहुंचा किसके पास? ऑफरर के पास। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर ये बोला है कि जो पहले पहुंचा वो वैलिड रहेगा, या जो पहले ओपन किया वो वैलिड रहेगा। बट अब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने बोला है कि एक्सेप्टेंस रिवोकेशन एट सेम टाइम पहुंचे। एट क्या पहुंचे बोले एक बार? सेम टाइम। तो इंस्टीट्यूट बोलता है रिवोकेशन वैलिड होगा। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? रिवोकेशन वैलिड होगा। ये लॉजिकल है, पहले से भी लॉजिकल था। मैं एक्चुअली पहले पढ़ाता यही था, मतलब उस वक्त के रेगुलर बैच में मैंने यही बोला था कि एक्चुअली रिवोकेशन वैलिड होना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने उस वक्त बोला था जो पहले खोलेंगे वो वैलिड, तो उस हिसाब से वो प्लेलिस्ट रिकॉर्डेड है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये 3 छोड़ के प्रोबेबली आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? इसका फोटो खींच के रखिए। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो भी फोटो खींचिए, आगे फ्यूचर में सॉल्व करने का प्लान है तो भी फोटो खींचिए, कोई प्लान भी नहीं है तो भी फोटो खींचिए। इज इट वेरी क्लियर बच्चों? आया समझ में? ओके, इसी के साथ आज के लिए हम काफी ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने IRF हमारा कंप्लीट कर लिया था, इंडियन रेगुलेटरी क्या बोले एक बार? फ्रेमवर्क। सबने रिवाइज करने का ट्राई तो भी किया गया, भगवान जाने क्या किया नहीं किया रिवाइज। इट इज योर ड्यूटी। 2 दिन का छुट्टी मिला था, तुमने रिवाइज करना चाहिए था। अगर तुम अभी भी रिवाइज नहीं किए हो तो यू आर लैकिंग बैक। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सिंपल एज दैट। आज हम नए चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कंपनीज एक्ट। इसके साथ शुरू करने वाले बोले एक बार? कंपनीज एक्ट। सबको समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। पर उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बोल दूं। आर यू गाइस रेडी? फोकस करना बहुत अच्छे से।
लेट्स गो। इसके दो पार्ट्स क्यों हो गए? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज ओवरऑल कंपनीज एक्ट का मैं स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैंने आपको डेफिनेशन बोला था एक दिन बॉडी कॉर्पोरेट का। इसका डेफिनेशन बोला था, सब लोग बोले एक बार, बॉडी कॉर्पोरेट। डू यू नो व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? एनीवन? कितने लोग आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में? 3 4 बोले थे मैंने, एग्जाम तक के एक ही बचेगा। ठीक है, सो बॉडी कॉर्पोरेट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इज इट वेरी क्लियर? हालांकि अगर आप एलएलपी एक्ट के अंदर जाइए तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अलग है, बट ये कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट का, एंड दिस इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन द एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट में डेफिनेशन है पर वो इतना प्रचलित नहीं है, बिकॉज एलएलपी एक्ट ये 2008 का है। एलएलपी एक्ट कौन सी ईयर का है बोले एक बार? 2008। एंड कंपनीज एक्ट उसके 5 इयर्स बाद आया है और बहुत डेवलप्ड लेवल पे आया है। बिकॉज ऑफ दैट एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में कंसेप्ट होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एक बार नाम बोलिए और जोर से बोलिए एक बार, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इसको ऐसा समझिए, जब दो लॉस के अंदर या दो प्रोविजंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या होता है बोले एक बार? कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अभी मैंने बोला कि आपका बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन इट्स देयर इन द कंपनीज एक्ट ऑल्सो एंड इट इज इन द एलएलपी एक्ट ऑल्सो। कौन से एक्ट में बोले एक बार उसे? एलएलपी एक्ट 2008। ऐसे सिचुएशन में फिर सवाल पैदा होता है कि चलो ठीक है, कंपनीज एक्ट में तो कंपनीज एक्ट का बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन मान लेंगे कि जो कंपनीज एक्ट में लिखा है वो उसके लिए काफी है, और एलएलपी एक्ट का डेफिनेशन चलो एलएलपी एक्ट में मान लेंगे कि उसके लिए वो डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट का काफी है। बट व्हाट इफ आई रीड एनी अदर लॉ विच इज रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट एंड द एलएलपी एक्ट, और उसके अंदर मुझे बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट की, सेबी की 1992। अब इस सेबी एक्ट में समझो कोई वर्ड मेंशन है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब सेबी एक्ट में एक वर्ड मेंशन है, क्या बोले एक बार उसे? बॉडी कॉर्पोरेट। तो फिर अब सवाल उठता है कि भाई सेबी एक्ट के लिए मैं कंपनीज एक्ट से डेफिनेशन उठाऊं बॉडी कॉर्पोरेट का या एलएलपी एक्ट से उठाऊं? दैट इज अ क्वेश्चन। अब जब ऐसा डिस्प्यूट होता है वही कहां से डेफिनेशन उठाए, तब जाके हम लगाते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस नहीं, कौन सा बोले एक बार? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? कीप बोथ द प्रोविजंस और कीप बोथ द लॉज इन हार्मोनी। इज इट वेरी क्लियर कि दोनों लॉज का, दोनों प्रोविजन का इकट्ठा इंटरप्रिटेशन लीजिए जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए लॉ का। और तुम अभी फाउंडेशन पे हो, बट दिस कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी one of your weapons, not only during the journey of the CA exams but also you after become a chartered accountant. Is it very clear? Because जब आप लॉ इंटरप्रेट करने की बात आएगी और आपको कंसल्टेंसी देने की बात आएगी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनकम टैक्स की या जीएसटी की या कंपनीज एक्ट की कंसल्टेंसी दोगे, आप तो दोगे 2 4 15 20 लॉज की कंसल्टेंसी। तुमको भाई साहब कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, शॉप एक्ट लाइसेंस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब अदर देन सिलेबस तुमको उस स्टेट के लॉज, उस कंट्री के लॉज, सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। और जब आप इतने सारे लॉज पढ़ोगे आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझो तुम्हारे पास कोई बंदा आया, वो बोले सर मेरा क्रेडिट रेटिंग करवा दो, डू यू डोंट नो राइट नाउ, और ना ही आपके सिलेबस में क्रेडिट रेटिंग का कोई लॉ है, तो उस वक्त क्या बोलोगे? नहीं मेरे सिलेबस में नहीं था, मैं प्रैक्टिस नहीं करता। विल यू से दिस और यू विल कीप ऑन अर्निंग द मनी बाय इंक्रीजिंग योर नॉलेज? बोलो हाँ या ना। क्या उस वक्त ऐसा बोल सकते हैं मेरे सिलेबस में नहीं था तो मुझे नहीं पता? नहीं, पीपल कम टू यू विद द होप। लोग आपके पास आएंगे और वो ये अज्यूम करके आएंगे कि आपको इसके बारे में पता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अब जब लोग आपके पास आ रहे हैं अज्यूम करके कि आपको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप यू हैव टू शो इट लाइक, भले ही ना पता हो, बट यू हैव टू शो इट लाइक कि तुम्हें पता है। बाद में रिसर्च कर लेना,
बट क्लाइंट who is being cashed in the first meeting is only a cashed client. Is it very clear? उस वक्त आप उस चीज को मना नहीं कर सकते. सीए क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए ना. Anyone is there for the charity? नहीं, चैरिटी करनी चाहिए. हर एक इंसान के लाइफ के दो पार्ट होते हैं कि भैया 90% कमाएंगे, 10% चैरिटी करेंगे, वॉट एवर इट इज, बट कमाओगे तो चैरिटी करोगे ना. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो व्हेनेवर यू सी अ क्लाइंट, पहला क्लाइंट इन हो रहा है, आप उसको डिनायल में आंसर नहीं दे सकते. नेवर. ना फीस के मामले में, ना किसी इन चीज के मामले में. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बोलता हूं ये चीज के ऊपर. मेरे स्टार्टिंग के डेज थे जब मैं टीचिंग कर रहा था. एक बंदा आया क्लाइंटल, उसने बोला सर कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट करनी है, आप सीए हो कर दो. थोड़ा थ्रू आया था, नॉट वेरी कनेक्टेड. अब कनेक्टेड रहा तो क्या पैसे भी नहीं मांग सकते अपन, ठीक है. दोस्त रहा तो ऊपर से देने ना पड़ जाए, वो बहुत है. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो थ्रू आया था. अब वो बंदे को मैंने फीस बोला. नॉर्मली व्हेन यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के जब आप काम करते हो, आप 25 से 1,000 रुपए आराम से चार्ज करते हो. 5-6 दिन का हार्डली काम रहता है, ठीक है. सो चार्ज 25,000. तो मैंने उसको बोला 25,000. वो बोले अरे सर वो उधर एक सीएस है, बोले वो तो और सस्ते में कर सकते हैं. बोला बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने फिर उस चीज़ के ऊपर निगोशिएट नहीं किया कि मेरे को 25,000 चाहिए या नहीं. मैंने उनको बताया ठीक है आप कर सकते हो, बट देयर आर, ये मेरी चेकलिस्ट है, ठीक है, मुझे इतने इतने डॉक्यूमेंट चाहिए और मैं आपको इस रजिस्ट्रेशन के साथ में इतनी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है. अब उस वक्त स्पाइसी करके एक फॉर्म था, अभी हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके नहीं देते, आप कंपनी के साथ में पैन कार्ड अलॉट करके देते हो, आप ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अलॉट करके देते हो, पीएफ के रजिस्ट्रेशंस करके देते हो, ग्रेट्युटी के रजिस्ट्रेशंस करके देते हो, साथ साथ में आप स्टेट अप्रूवल, शॉप एक्ट लाइसेंस, अगर आपके कंपनी का वेरिफिकेशन है रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो करके देते हो. तो आई यूज टू गिव एंटायर पैकेज. आई नेवर निगोशिएट. मैं बोला नहीं ठीक है फाइन, आप करना है कर लो. मैंने उनको चेकलिस्ट भेज दिया कि इतने अप्रूवल्स मिलेंगे. वो वापस आए, ठीक है, मेरे साथ बैठे और बोले सर ठीक है सर्विसेज तो दे रहे हो, पर सर इतना फीस. मैं बोला सर जो है वो है, ठीक है. एंड आई चार्ज हिम 25,000. एक सिंगल पैसा भी मैंने उनसे कम नहीं लिया. बट आई हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू. नन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज जस्ट पेड फॉर द सर्विस. Every chartered accountant or every professional should be paid for a value. If you keep on debugging the negotiations, ये नहीं 25 है सर, जमा लो थोड़ा सा, 5-10 इधर उधर, नहीं भाई, इट्स सिंपल एज दैट. ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे काम का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर? हाँ, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली टीचिंग, ठीक है. टीचिंग तो अभी ऐसा है, पैशन है, इस चक्कर में हम पढ़ाते रहते हैं, यूट्यूब पे फ्री देते हैं, इधर उधर फ्री देते हैं, बिकॉज एजुकेशन को आप टोटल कैटेगराइजेशन ऑफ वैल्यू में नहीं डाल सकते. इट इज, हाँ, पर फीस लेते हैं हम आपसे, डोंट वरी, ठीक है. तो ऐसे केसेस में व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वैल्यू. और फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिंपल वैल्यूज यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ नॉलेजेस. ये 2-3-4 लॉज को आप एक साथ पढ़ो, 2-3-4 लॉज को एक साथ इंटरप्रेट करो, सामने वाले को टोटल कंसिडरेंसी दो. अब अगर मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है ना, तो मैं डंके की चोट के ऊपर नहीं बैठ सकता और बोल नहीं सकता कि भाई 25,000 ही चार्ज करूंगा. इफ आई डोंट हैव दैट, आई डोंट हैव अ गट्स टू से दिस. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो ये जो कंस्ट्रक्शन है आपका वेपन बना रहेगा थ्रू आउट द एंटायर सीए जर्नी, पूरे 5 एग्जाम्स तक के, 4 एग्जाम्स तक के, 3 जितने भी आप दोगे, एंड इट विल बी देयर बियॉन्ड विथ यू. अब इसका मतलब क्या है? इसका एक प्रिंसिपल होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का. रूल नंबर फर्स्ट होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ट्राई टू अपहोल्ड बोथ द लॉज. ट्राई एंड अपहोल्ड बोथ द लॉज. ट्राई करो कि दोनों के दोनों लॉज ये अपहोल्ड हो जाए. अब इस केस में अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन को समझने की कोशिश करूं, तो मुझे कंपनीज एक्ट और एलएलपी दोनों को अपहोल्ड करना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट के लिए. पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलएलपी की बॉडी कॉर्पोरेट कुछ और बोलता है और कंपनीज एक्ट का बॉडी कॉर्पोरेट कुछ और बोलता है. सो इफ योर फर्स्ट रूल इज ब्रोकन, यू कैनॉट डू द सेम. इफ नॉट, यू शुड गो फॉर द सेकंड रूल. You should always go for the second rule. The specific rule will override general. Specific provision will override, क्या बोले एक बार जो से, जनरल. अब थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, सेबी एक्ट मतलब स्पेसिफिक प्रोविजन ने जनरल प्रोविजन को ओवरराइड करना चाहिए. नाउ प्लीज टेल मी, सेबी एक्ट जो है वो सेबी एक्ट किससे ज्यादा डील करता है? कंपनी से ज्यादा डील करता है या एलएलपी से ज्यादा डील करता है? सेबी में तो सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज आते हैं ना. तो मुझे बताओ सेबी एक्ट के लिए कंपनीज एक्ट ये स्पेसिफिक लॉ हुआ या एलएलपी एक्ट स्पेसिफिक लॉ हुआ? सो फॉर सेबी कंपनीज एक्ट इज अ कौन सा लॉ? बोले एक बार स्पेसिफिक, एंड एलएलपी बिकम्स अ जनरल लॉ.
इज इट वेरी क्लियर? तो चलो हमें एक रूल का कंफर्मेशन मिल गया, रूल नंबर 2 का हमें कंफर्मेशन मिल गया कि भैया कंपनीज एक्ट यहां पे ओवरराइड करें, हम उसकी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन मानेंगे। पर आप जितने कंफर्मेशन ऐड करोगे उतना ज्यादा आपका कंसल्टेंसी क्रिएट होगा, बेटर कंसल्टेंसी क्रिएट होगा, आपका उतना गट फीलिंग बढ़ेगा कि नहीं यही होना चाहिए, इसलिए वी विल मूव फॉर रूल 3। इफ नॉट, चलो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, दैट इज डिफरेंट, बट वी विल मूव फॉर रूल नंबर कौन सा बोले एक बार, 3rd। एंड रूल 3 कहता है द लेटेस्ट लॉ, the latest law will override, will क्या बोले एक बार, override earlier laws। लेटेस्ट लॉ जो है वो अर्लियर लॉज को ओवरराइड करेगा। नाउ प्लीज टेल मी, कंपनीज एक्ट कौन सी ईयर में आया है? 2013। एलएलपी एक्ट कौन सी ईयर में आया है? 2008। सो मुझे बताओ कौन सा एक्ट बेटर होगा? विच एक्ट विल बी बेटर? जो अभी अभी क्रिएट किया वो बेटर होगा ना, बिकॉज वो समय के साथ डेवलप हुआ हुआ लॉ है। बोलो हाँ है ना? सो योर कंपनीज एक्ट विल ओवरराइड एलएलपी। नाउ यू सी यू हैव टू कंफर्मेशन, यू हैव कंफर्मेशन ऑफ रूल नंबर 2, यू हैव कंफर्मेशन ऑफ रूल नंबर 3, एंड दैट्स व्हाई योर इंटरप्रिटेशन विल बी बेटर। और यहां पे फिर हम बोल सकते हैं डंके की चोट पे कि भाई साहब कंपनीज एक्ट का बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन ही सेबी में लगेगा, एलएलपी का नहीं लगेगा। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? अब मैंने इतना सारा प्रपंचा क्यों बोला? बिकॉज नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। आईआरएफ में बॉडी कॉर्पोरेट का कोई भी रेफरेंस नहीं था। कंपनीज एक्ट पढ़ाने की शुरुआत ही बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड से होनी चाहिए। यू डोंट नो द वर्ड कॉर्पोरेट एंड यू ट्राई टू एंटर इनटू अ कंपनी, हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हें जेनेरिक कैटेगरी के बारे में पता नहीं है, तुम स्पेसिफिक में कैसे जा रहे हो? तुम्हें फ्रूट जूसेस का ही नहीं पता, यू आर डायरेक्टली हैविंग ऑरेंज जूस। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जूस फर्स्ट। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना। सो ये चीज को आप कृपया नोट करके रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट knowledge point of view and being a proper chartered accountant, it is required. Go for it first. इसके घर पे है ऑलरेडी सेटल्ड प्रैक्टिस? अरे किसी का मॉम डैड ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग है, सीए प्रैक्टिसिंग, सीए, सीएस और सीए में? एनीवन? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। क्या पार्टनर है? कौन है पार्टनर? किसके डैड है? आपके डैड? बहुत बढ़िया, शानदार। जिनके घर पे सेटल प्रैक्टिस है, मैं न मतलब ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट अगर आपके घर पे सेटल प्रैक्टिस है, डोंट लेट इट गो एवी। ठीक है? चुपचाप सीए बनने का, घर की प्रैक्टिस हैंडल करना शुरू करने का। अब लोग बोलते नहीं खुद के दम पे वगैरह कुछ करो एक्सेट्रा, को कोई जरूरत नहीं है। घर की प्रैक्टिस अच्छे से हैंडल करो। आपके मॉम डैड बहुत अच्छे से उसको सेट कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं। यू शुड डू इट। और अगर आपको खुद के दम पे करना ही है कुछ, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं, तो घर की फर्म का नाम इतना बड़ा कर दीजिए कि पहले बिग 4 में आ जाए। इतना ही अगर कुछ करने की इच्छा है तो डू इट समथिंग लाइक कि भाई तुम्हारे घर का फर्म का नाम पहले 5 इंडिया के फर्म्स में आना शुरू करे। वो भी तो खुद के दम पे ही कुछ करना हुआ ना, है ना? लिख लिया इस सब ने? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। लिखना हो गया है सबका? आगे बढ़ू मैं पक्का? बच्चों बोलो हाँ है ना? ओके लेट्स गो। नाउ पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? चलो लेट्स फोकस। सब लोग रेडी है? बोलो हाँ है ना? ओके, नाउ आई एम डिफाइनिंग द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। सो सब जन हेडिंग डालिए, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए। हो सकता है ये डेफिनेशन थोड़ा रिपीटेशन होगा आपके लिए, बट मैं अभी इसको थोड़ा डिटेलिंग के साथ मेंशन कर रहा हूं। 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सबको रीजन समझ में आ रहा है क्यों हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? बच्चों बोलो हाँ है ना? ओके, सो बॉडी कॉर्पोरेट। अब मैं आपको एक्चुअल बेयर टेक्स्ट वाला डेफिनेशन अभी नहीं समझाने वाला, बिकॉज वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू एन एक्ट, बट एटलीस्ट मैं आपको इसका सिनॉप्सिस और जो मेन वैल्यू है वो समझा दूं। Body corporate is basically divided into 4 different portions. The first portion is a company. पहला पोर्शन का है बोले एक बार उसे कंपनी। कंपनी के अंदर हम बेसिक डिवीजन पहले भी देखे थे, 2 सबसेक्शन 20 के अंदर कंपनी डिफाइंड होता है। पर कंपनीज एक्ट में कंपनी ही फर्दर डिवाइड होता है बहुत सारे पार्ट्स में, जिसमें मेन 2 अलग अलग पार्ट जो हम करते हैं, एन इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है तो भी हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में लेते हैं। इंडियन कंपनी इज 2 सबसेक्शन 20 रिपीटेड, फॉरेन कंपनी इज अंडर 2 सबसेक्शन नंबर 42। ये सब कंपनीज एक्ट के ही डेफिनेशंस के सेक्शंस में बोल रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर?
Then there is a second part which is called as LLP, the Limited Liability Partnerships, which is covered under LLP Act 2008. Then there is a third part, that is corporations. That is कवल एक बार से corporations. ध्यान है सबका, बोलो हाँ है ना. नाउ कॉर्पोरेशंस को आप डिवाइड कर सकते हो फर्दर दो पार्ट में. पहला आप बात कर सकते हो इंडियन कॉर्पोरेशंस, और दूसरा आप ले सकते हो कॉर्पोरेशन फॉरेन वाले. ठीक है. इंडियन कॉर्पोरेशंस जैसे LIC, GIC, IDFC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. ये इंडियन कॉर्पोरेशंस के कुछ एग्जांपल्स हुए. आगे जाके वापस ये रिपीट होंगे, हर एक को हम बेटर लेवल पे देखेंगे क्या है. ठीक है. फिलहाल पर कुछ चीजें मैं आपको ऐसे लिखवा के देता हूं जो फर्स्ट रिवीजन के हिसाब से आपके काम में आए. मतलब मुझे ये पता है कि अभी इसका मीनिंग समझना बहुत मुश्किल है, बट व्हेन यू रीड द लॉ अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एग्जाम, तो आपको ये डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा. इज इट वेरी क्लियर? देन देयर इज अ फॉरेन कॉर्पोरेशन. फॉरेन कॉर्पोरेशन दुनिया में दो पार्ट में डिवाइडेड है. यूएस के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए जो कॉर्पोरेशंस होते हैं दोज आर कॉल्ड एज LLCs. यू नो द LLCs, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन. जैसे हमारे यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होता है, उनके यहाँ पे होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन. यूएस में कंपनी नाम का कंसेप्ट बहुत रेयर है. नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत रेयर है. यूएस में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करते, व्हाट यू इनकॉर्पोरेट इज LLC. ठीक है. या एप्पल वगैरह आप जो देखते हो, एप्पल, अमेजॉन, दोज आर ऑल LLCs. इज इट वेरी क्लियर? एंड विदाउट बीइंग LLC आप यूएस के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकते. हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं वहां कंपनी का कंसेप्ट नहीं है, कंपनी का है पर बहुत रेयर फॉर्मेट में है. इज इट वेरी क्लियर? दूसरा जिसको पूरा दुनिया मानता है, यूके का कंसेप्ट होता है, दोज आर नॉर्मल कॉर्पोरेशंस. जो इंडिया भी मानता है यूनाइटेड किंगडम्स के हिसाब से नॉर्मल कॉर्पोरेशंस. इज इट वेरी क्लियर गाइस? बच्चों बोलो हाँ या ना. एंड द लास्ट वन कम्स विद द इंस्टीट्यूशंस. लास्ट वन कब विद द इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज एन इंडियन इंस्टीट्यूशन. बोलो हाँ है ना. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एन इंडियन इंस्टीट्यूशन. IRD, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूशन. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा. ठीक है. ICSI, ICMI भी बोल सकते हो. फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ICAEW, AEW है ना. हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. इज इट वेरी क्लियर? उसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है. ICPA यूएस वाला है, मेरे को एग्जैक्ट इसका नाम याद नहीं, इंस्टीट्यूट ही है या क्या एब्रिविएशन है, बट दीज आर द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. AICPA होगा आई गेस, वट एवर इट इज. ठीक है. सो यूएस में CPA होता है, दैट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? चलो यहां तक बात आई है तो थोड़ी एक आधी चीज डिस्कस करें, चलेगा? ऐसे बोलोगे तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा. अच्छे से बोलो, जोर से जरा. हमारे कोर्स को क्या कहा जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बोलो हाँ है ना. कंफर्म है ना? कहां से आया ये वर्ड? चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग पता है क्या है? भाड़े पे लेना. चार्टर्ड वेसल मतलब भाड़े पे लिया हुआ वेसल. तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? भाड़े के अकाउंटेंट. नालायक लगो, ऐसा मत बोलो मैं हूं. एक्चुअली चार्टर्ड वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं. एक होता है भाड़े पे लेना और दूसरा होता है विद द स्पेशल राइट्स. एनीथिंग विच कम्स विद द स्पेशल राइट्स इज कॉल्ड एज चार्टर्ड. जैसे चार्टर प्लेन. चार्टर प्लेन का मतलब क्या होता है? प्राइवेट जेट विद स्पेशल राइट्स, कि लैंडिंग और टेक ऑफ के फैसिलिटीज और प्राइवेटली रूमिंग के फैसिलिटीज उसको अक्रॉस द कंट्री मिलते हैं, वो स्पेशल राइट्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चार्टर प्लेन. चार्टर्ड वेसल ऑब्वियस सी बात है, भाड़े का वेसल के नाम से जाना जाता है, बट चार्टर वर्ड के ये दो बेसिक मीनिंग होते हैं. हमारे लिए हम हमेशा लेंगे स्पेशल राइट वाला, भाड़े का अच्छा नहीं लगता. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना. तो आई जस्ट वांट टू आस्क, कहां से आया ये वर्ड? अभी
1949 में बोले सर, जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बना तो सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चार्टर्ड वर्ड रखेंगे, कि स्पेशल राइट्स वाला। हो सकता है सर कुछ लोगों को तभी भी भाड़े का लग रहा हो। ओके, यू वांट टू नो हिस्ट्री? बच्चों बोलो हाँ है ना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम का नहीं है, पर कभी किसी को ज्ञान बांटना चाहो, खास करके उन लोगों को जो ये पूछते हैं कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, ठीक है। सो उन लोगों को ज्ञान बांटना है तो उनके काम में आएगा कि एक बार का मुंह बंद करो, वापस मत पूछना, दोबारा मत पूछना। एक्चुअली आपको अगर पता होगा तो ब्रिटिश कालीन एरा के अंदर इंडिया जो ये टर्म था, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता था अकाउंटेंसी टर्म्स में। इंडिया के नेटिव जो अकाउंटेंट्स थे, इंडिया के लास्ट बेंच फोकस, इंडिया के कौन से अकाउंटेंट्स थे बोले एक बार, से नेटिव, और दूसरा हमारे पास यूनाइटेड किंगडम से आए हुए अलग अकाउंटेंट्स थे, ठीक है। वी हैव इंडियन नेटिव अकाउंटेंट्स, और यूनाइटेड किंगडम हमारे ऊपर राज कर रहा था तो उनके भी तो अकाउंटेंट्स होंगे ना। और आपको क्या लगता है, इंग्लैंड वाले हमारे अकाउंटेंट की सर्विसेज ज़्यादा प्रेफर करेंगे या उनके अकाउंटेंट की सर्विसेज प्रेफर करेंगे? उनके, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहले तो आपके अकाउंटेंट यूज़ करना मतलब पहले ही थोड़ा सा खुद को डिफेम करना। दूसरा, आपके हाथ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सीक्रेसी डिस्क्लोज करना, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इंडियन लोगों के हाथ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम उस वक्त के हिसाब से नॉट राइट। सो यूके वाले लोग खुद के अकाउंटेंट्स इंडिया में जब राज कर रहे थे तो लेके आए। हमारे जो नेटिव अकाउंटेंट्स थे उनको उस वक्त दो नाम से जाना जाता था, एक तो इधर दीवान, ठीक है, एंड सेकंड टर्म विच वाज नोन फॉर इंग्लिश टर्म, बिकॉज इंग्लिश इतना प्रचलित लैंग्वेज नहीं था तो दीवान वाज द मेन वर्ड। तो सेकंड टर्म जो बहुत प्रचलित था दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक अकाउंटेंट्स। कौन सा अकाउंटेंट्स बोले एक बार, जो से पब्लिक अकाउंटेंट्स, द नेटिव पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसा करके टर्म बनाया जाता था, या सिर्फ पब्लिक अकाउंटेंट्स वर्ड बोला जाता था। एंड यूनाइटेड किंगडम ने खुद के अकाउंटेंट्स को इंडियन अकाउंटेंट से सेपरेट करने के लिए क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के ऑथराइजेशन में, किंग और क्वीन जो भी थे उस वक्त, ऐसा कहते हैं कि भैया इट वाज किंग जॉर्ज 5-6 जो भी हो गए, लाइन ही लगी पड़ी थी उनकी। तो सो क्वीन ऑफ इंग्लैंड और किंग ऑफ इंग्लैंड की तरफ से एक इंस्टीट्यूशन का इजाद किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। So actually the king or queen of the England given a special right to this institute. It was under a special right. That's why it is called chartered accountant, a special right accountant of England and Wales. उनके ऑथोराइजेशन के अंदर, किंग और क्वीन के ऑथोराइजेशन के अंदर उन्होंने बॉडी बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, और उनके स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वो इंडिया में लेके आए, क्योंकि इंडियन नेटिव पब्लिक अकाउंटेंट से काम नहीं करवाना है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे दीवान और पब्लिक अकाउंटेंट्स के रिसोर्सेस और क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंग्लैंड एंड वेल्स के हैं उनके क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर एक बहुत बड़ा गैप नजर आया। मतलब यहां तक कि इतना, क्योंकि सी दोज आर रिसोर्सफुल कंट्रीज, हमारे यहां पे बेसिक दीवान या अकाउंटेंट जो भी काम करते थे वो 60 गांठ पे। इंडिया में कभी भी डायरेक्ट प्रोफेशनल वर्क नहीं होता है, पहले तो दोस्ती होती है, बोलो हाँ ना, और भाई कैसा है, कितने में करेगा, और चल चाय पीते, बिना चाय और होटल के तो तुम्हारे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते जीवन में कभी। और उस वक्त की बात तो और भी अलग थी, चलो आज के डेट में तो भी हम प्रोफेशनल है, उस वक्त तो जब तक घर पे खाना ना खिलाए तब तक के रिलेशन बनता ही नहीं था। अतिथि देवो भव, काम कुछ भी करो पर घर पे खाना खा के ही करना पड़ेगा। इज इट? बोलो हाँ है ना, एटलीस्ट घर पे चाय पी के जाना पड़ेगा। बोलो यस और नो, एवरीबडी यस और नो। तो उस वजह से होता क्या था, इंडियन पब्लिक अकाउंटेंट के क्वालिटी ऑफ सर्विस और वर्क लाइफ के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के वर्क लाइफ और क्वालिटी ऑफ सर्विस में बहुत अच्छे से झलकता था। बिकॉज ऑफ विच द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स हैड अ गुड विल इन द मार्केट। इनका मार्केट में बहुत बड़े बड़े पैमाने पे गुडविल बनता गया, और पब्लिक अकाउंटेंट्स का गुडविल ये कम होता गया। दे नेवर हैड अ गुड अमाउंट ऑफ गुडविल बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोफेशनल वर्क, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें। इस वजह से जब हमने 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, तो सारे के सारे लोगों ने इसके ऊपर रीथिंक किया। शुड वी कीप अ नेम as an Institute of Public Accountants of India,
और shall we keep a name as a Institute of Chartered Accountants of India, and then they observed that कि Chartered Accountant word की goodwill या Public Accountant word के goodwill से ज़्यादा है, और इस प्रोफेशन को एक प्रोफेशनल टच की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन जो हमारे ऑलरेडी गिमिक्स चलते थे. And because of that, we discard our old identity and we took a identity of Chartered Accountant of England and Wales. उस वजह से हमको Chartered Accountant बोला जाता है. Are you guys understanding? And that's why आप देखना Institute of Chartered Accountants of England and Wales was the original name, which is being then given to the Indian Chartered Accountants. नहीं तो आप देखिएगा US ने ये नहीं किया. US is still using their name CPA, the Certified Public Accountants. Are you guys understanding? उन्होंने Public Accountant से नाम कभी शिफ्ट नहीं किया. यहाँ तक आइडिया क्लियर है सबको? जोर से बोलो ये सुनो. तो मैं चाहूंगा ये वाला चार्ट कंप्लीट कर लो. गो फॉर इट फास्ट. ये हो गया है सबका? पक्का बोलो हाँ है ना? ये लिखने की जरूरत है क्या तुमको? स्क्रीनशॉट भेज दूंगा. ज्ञान आ गया सबको? बोलो हाँ है ना? चल अब हम शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर से कोर एरिया. ठीक है. सो जितना मैंने आपको बोलना था, जितना ज्ञान देना था, ज्ञान खत्म हुआ. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग. ठीक है. आर यू गाइस रेडी? सो कंपनीज एक्ट. लेट्स स्टार्ट. आर यू गाइस रेडी? चलो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर. सो हम कौन सा एक्ट देख रहे हैं? बोलो एक बार. कंपनीज एक्ट. इफ यू रिमेंबर मैंने इसको आपको किस प्रकार से कंपनीज एक्ट बनाई, इसका हिस्ट्री हाउ टू पास द लॉ के केस में बोला है ऑलरेडी. हाउ टू पास द लॉ. सबसे पहले क्या था? ड्राफ्टिंग मतलब बिल. दूसरा डायरेक्ट लोकसभा. फर्स्ट रीडिंग नालायक. फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग एट द पार्लियामेंट. लोकसभा नहीं, लोकसभा बाद में. फर्स्ट रीडिंग एट पार्लियामेंट. फिर सर गजनी सर है सर 60 टर्म मेमोरी लॉस सर. बोलो नालायक लोगों. पन्ने पलट रहे अभी. वाह वाह वाह. और पलटो और पलटो. पूरी बुक ही पलट दो जीवन में, फिर भी याद नहीं आएगा. नालायक. थोड़ा मेमोरी के ऊपर भरोसा करो और बोलो. पब्लिक कमेंट्स, देन स्टैंडिंग कमेटी, देन पासिंग एक्ट. कहां पे? लोकसभा. कितने मेंबर लोकसभा के? भूल जाओ. देश की गवर्नमेंट ही भूल जाओ तुम लोग. नेक्स्ट टाइम मोदी जी के इलेक्शंस होंगे ना, कोई काम के नहीं बचोगे तुम वोट करने के. 545 राज्यसभा, 245 दोनों जगह पे. कितना अप्रूवल चाहिए? 75%. मस्त. बहुत बढ़िया. कितना चाहिए? मेजॉरिटी अप्रूवल. 50-50% नहीं बोलते हैं, मेजॉरिटी. जोर से बोलो. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट के पास कौन सा पावर होता है? वीटो पावर. मतलब एक बार किसी भी लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं. देन वो क्या बन जाएगा? लॉ. कंपनीज एक्ट का पहला ड्राफ्ट कब पुट किया गया था? 2008. लेकिन जो पास हुआ वो कौन सा था? 2012. दैट्स व्हाई इट बिकम्स ए कंपनीज एक्ट 2013. क्योंकि कौन सी ईयर में पास हुआ है? 2013. ये याद है ना सबको? चलो गुड. आ जाइए बेटा, अंदर आ जाइए. हर रोज लेट होता है. याद क्यों नहीं दिला तू? तो आज तो आगे बैठा है ना. ये कैसा आंसर है जीवन में? याद क्यों नहीं दिला? मैं तो पीछे बैठा करता था सर. कोई है बाहर? आ जाओ. अच्छा ये सेकंड लेक्चर है तो कोई लेट नहीं है. मेरी जिंदगी की तकलीफ खत्म हो गई. लेट्स गो. हाँ स्टार्ट करते हैं. फोकस करना अच्छे से. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? हाँ कंपनीज एक्ट पढ़ रहे, पहले बताओ व्हाट इज कंपनी. जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है. वाह. टॉयलेट. एंड व्हाट अबाउट टाटा सन्स? वो तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो पिछले एक्ट में रजिस्टर्ड है. नहीं वो नहीं बनेगी सर. अच्छा प्रीवियस कंपनी लॉ भी चलेगा. एंड व्हाट इफ देयर वाज नो कंपनीज एक्ट इन इंडिया और उसके पहले कंपनी बनी है? जैसे मैं आपको दुनिया के सबसे पहले कंपनी का नाम बोलता हूं, द वोंगलो ऑक्टोकॉइड्रिच डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनाया था. अच्छा इसको छोड़ो, ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने राज किया वो पहले याद है तुमको है. सो ईस्ट इंडिया कंपनी ये बना है लगभग आप 17th सेंचुरी में बोल लो. ठीक है. 17th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था उस वक्त हमारे यहां कोई कंपनीज एक्ट नहीं था और एक्चुअली हमारे ऊपर रूल पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ कंपनी फॉर अस और नॉट? So East India Company is a company for us or not? No?
यस कैसे? ये तो बोल रहा है कंपनीज एक्ट की चाहिए, मारो सर उसको। चलो फाइन, मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना। डेफिनेशन बाद में देखेंगे, भाई ने डेफिनेशन बोलने का कोशिश किया, इट्स ओके। तो डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्चुअली समझ जाओ। देखो हमेशा मैं आपको एक चीज बोलूंगा, लॉ इज बेस्ड ऑन लॉजिक। इंसान ने बनाया है ना, एलियन ने बना के भेजा है क्या? इंसान ने बनाया तो लॉजिक पे बनाया होगा। आप लॉजिक ट्रिगर करो, अपने आप डेफिनेशंस बाहर आएंगे। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। सो कंपनी, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में कुछ इस प्रकार से दिया है, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो सब सेक्शन नंबर 20, कंपनी मीन्स पता नहीं कौन सा नशा है, और बोले इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। बोले इस एक्ट में है या प्रीवियस किसी भी कंपनी लॉ में। उसने यही बोलने की कोशिश किया, पर उसको भी नहीं पता वो क्या कह रहा है। इज इट वेरी क्लियर? अब मेरा अटेंशन इसके ऊपर नहीं है कि भैया कंपनी मीन्स कंपनी इन दिस एक्ट। चलो 2013 में जो बनाएगा वो कंपनीज है। व्हाट डू मीन बाय प्रीवियस कंपनी लॉ? 1956। चलो देखते कितना पीछे जा सकते हैं। हाँ 1956। दूसरा उसके पहले डेफिनेशन पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, चीजें कंप्लीट करना सीखो। ओके, इसके पहले जो कंपनीज एक्ट था दैट वाज 1956 कंपनीज एक्ट। उसके पहले जो कंपनीज एक्ट था दैट इज 1942 ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस मैंने इसके पहले आपको समझाया है या नहीं समझाया है? समझाया है कि इमरजेंसी में जब लॉ आता है तो दो चीजें होती है, एक तो जॉइंट सेशन होता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? passed by the committee and directly by president subject to approval of the parliament. So 1942 का ऑर्डिनेंस था। 1942 का ऑर्डिनेंस बहुत साल चला। 1942 के पहले था 1913 का कंपनीज एक्ट। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया में, सो दैट वो इंडिया को ऑर्गेनाइज कर पाए और इंडिया से मैक्सिमम रिसोर्सेस वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सप्लॉइट कर पाए। और इसी वजह से आपने देखना 1942 में ऑर्डिनेंस भी इस वजह से बना था जब वर्ल्ड वॉर 2 एट इट्स पीक था, तो दैट इंडिया को ऑर्गेनाइज करना आसान हो। जब जब वर्ल्ड वॉर वाले इवेंट्स हुए, जब जब कोई कैलेमिटी हुआ है, तब देखना ब्रिटिशर्स ने इंडिया को और सिस्टम में बांधने की और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। उसके पहले का जो कंपनीज एक्ट था दैट वाज 1982। ठीक है, और उसके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वाज अ कंपनीज एक्ट विच वाज 1966। ठीक है, इमीडिएटली आपने देखना 1857 का जब उठाव हुआ था, इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइट 1857 से लेकर लगभग चला था 2 साल तक के 1860s तक। इंडिया ने उसके बाद में अगले 5-6 साल में इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इतने लॉज लगाए और इंडिया को इतने सिस्टम पे बांधा कि वो अगले लगभग 90 ईयर्स तक अपने ऊपर राज कर पाए। ब्रिटिशर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर कोई था राज करने के लिए, दैट वाज अ सिस्टम। और सिस्टम हमेशा बनाया जाता है लॉ से। और आप देखना जहां जहां पे भी क्रिएटेड थ्रेट फॉर द ब्रिटिशर्स कि अब ये कंट्री तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी, वहां पे उन्होंने नए नए लॉस क्रिएट करके इंडिया को और सिस्टम में बांधने की कोशिश की है। Are you guys understanding? This is the history. So first Companies Act that India legally saw after 1857 का उठाव is a 1966 Companies Act. हालांकि उसके पहले भी था 1866 Companies Act, और 1866 के पहले भी एक Companies Act हुआ करता था जो यहां नहीं बोला है, that is 1844 वाला, पर वो यहां पे मेंशन नहीं किया है। इज इट वेरी क्लियर? लीगलाइज स्ट्रक्चर के अंदर पहला कंपनीज एक्ट 1866, सेकंड इज 1882, थर्ड इज 1913, देन 1942 लव स्टोरी ऑर्डिनेंस, एंड देन देयर इज 1956 कंपनीज एक्ट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? मैं 1942 लव स्टोरी इसलिए बोलता हूं बिकॉज वो 1942 का ऑर्डिनेंस जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ने तो पास नहीं किया होगा ना, अब तो ब्रिटिशर्स थे ना, हमारा प्रेसिडेंट ही कहाँ था। तो 1942 का ऑर्डिनेंस किसने पास किया होगा? तो इट वाज पास्ड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बीच में लव अफेयर था, ऐसा कुछ नहीं था। बट क्वीन ऑफ इंग्लैंड सेड दैट द गवर्नर जनरल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग लॉज इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज अ अफेयर, क्योंकि वो जो बोलती थी वो गवर्नर जनरल को करना पड़ता था। Are you guys understanding? Yes or no? ये चीज को आपने याद रखना। गवर्नर जनरल embossed this law on the British Law Commission and then British Law Commission embossed this laws on entire India. Is it very clear? पर इससे कंपनीज एक्ट का मतलब समझ नहीं आता, सिर्फ एक्ट के नाम पता चलते हैं। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कंपनी का मतलब क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहली चीज, इंडिया में कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बाद में आया। व्हाट वी स्टार्टेड विद अ बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर इज अ प्रोप्राइटरशिप। कंपनी बिजनेस स्ट्रक्चर है,
सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सबसे पहला बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर क्या था, इट वाज अ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, एक ही बंदा होता है जो मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्कर होता है, वही सब कुछ करता है। ही इज द ओनली ओनर, ही इज द ओनली एम्प्लॉय, ही इज द ओनली वर्कमैन, ही इज द ओनली मैनेजमेंट, ही इज अ डिसीजन मेकर। भैया फर्श भी वही पहुंच रहा है और अर्श भी एंजॉय वही कर रहा है। इज इट वेरी क्लियर? पर ये बंदा अगर कोई बिजनेस चला रहा है और इसके साथ कोई घटना घट जाए कि अगर ये मर जाए, तो मुझे एक बात बताओ, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर मर गया तो बिजनेस चल पाएगा क्या? अल्टीमेटली बिजनेस विल क्लोज डाउन। सो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इफ ही इज नॉट देयर देन बिजनेस इज क्लोज डाउन अनलेस एंड अनटिल इट इज सक्सीडेड बाय हिज सन और डॉटर, व्हाटएवर इट इज। इट इज वेरी क्लियर गाइस। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि बंदा गया, बिजनेस गया। दूसरा, देन दे एंटर्ड इनटू अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड पार्टनरशिप। कि भैया इफ वन पर्सन कैन नॉट डू इट, टू कैन डू इट बेटर, इफ टू कैन डू इट तो जाने दो आगे। सो दूसरा स्ट्रक्चर आया, क्या बोले एक बार से, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमने 2-3 लोगों को इकट्ठा लाके काम करना सीखा। पर पार्टनरशिप का भी दिक्कत, तुमने पार्टनरशिप एक्ट हो गया, तुम्हारा हुआ नहीं है? अरे हुआ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हो गया ना। तुम्हें एक चीज पता होगी, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर चाहे आए जाए, नया पार्टनर इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो जाए, इवन पार्टनर माइनॉरिटी से मेजोरिटी कन्वर्ट हो जाए, पार्टनर को छींक भी आ जाए तो भी स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाता है। कुछ भी करो, वो नए पार्टनर को ना एक्सेप्ट करते हैं ना पुराने पार्टनर को जाने देते, वो रिटायर भी होना चाहे, रिजाइन भी करते तो भी बंद। इज इट वेरी क्लियर? कितना फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है। और मुझे एक बात बताओ, आप सोचो 5 पार्टनर ने मिलकर अगर 10 साल तक बिजनेस चलाए, लेट्स से, बहुत रेयर है ये, पर 5 पार्टनर ने मिलकर 10 साल तक बिजनेस चलाया और गुडविल क्रिएट किया, उसमें से एक पार्टनर को छींक आ गई, आछू कोविड हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। व्हाट अबाउट गुडविल? आपने इतना मेहनत किया, वो किसी काम का नहीं है। सो पार्टनरशिप में अगर एक आधा पार्टनर मर जाए, वो जो फांसी फेंक रहा है वो दूसरा पार्टनर है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बिकॉज इंडिया में पार्टनरशिप स्ट्रक्चर सर्वाइव करना बहुत आसान बात नहीं है। पहले तो अनऑर्गेनाइज्ड है, दूसरा लिटिगेशंस के इशू है, और तीसरा पार्टनर ही पार्टनर की जान ले लेता है या उसका एटलीस्ट प्रॉफिट तो भी खा जाता है। इंडिया में बहुत बड़े इश्यूज है, ठीक है। मैक्सिमम लिटिगेशन बिजनेस स्ट्रक्चर के अगर किसी के होंगे तो वो है पार्टनरशिप। इज इट वेरी क्लियर? या तो फिर अगर पार्टनर एग्जिट करना चाहे, वो जो दरवाजा खोल रहा है वो कोई अंदर नहीं है इसलिए नहीं, ये बाहर निकलना चाहता है इसलिए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो अगर पार्टनर क्या करना चाहे, एग्जिट, आप देखिएगा आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम कि प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में और कंपनी, इनमें डिफरेंस क्या है? प्रोप्राइटर मर गया, बिजनेस बंद, पार्टनर मर गया, एग्जिट हो गया, बिजनेस बंद। बट कंपनी, एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत थी, एक ऐसी चीज की जरूरत थी कि जो इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनर जिंदगी में चलता रहे। ओनर चाहे आए जाए, मैनेजमेंट चाहे आए जाए, लोग चाहे आए जाए, बिजनेस स्ट्रक्चर और गुडविल नहीं हिलना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस वी क्रिएटेड अ कंपनी कि मेंबर्स चाहे मर जाए, मैनेजमेंट चाहे मर जाए, डायरेक्टर चाहे चले जाए, मेंबर्स चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। आप सोचो, जमशेदजी टाटा ने बनाया था टाटा सन्स, जमशेदजी टाटा, उसके बाद में रतन टाटा, दोराबजी टाटा। रतन टाटा मतलब अभी जो रतन टाटा है उनके दादाजी, ठीक है, उनका नाम भी। सो जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, दोराबजी टाटा, जेआरडी टाटा, देन रतन टाटा अभी वाले, और रतन टाटा भी अभी नहीं रहे। 4 जनरेशंस की लिगेसी है। टाटा सन्स अभी तक जैसा का वैसा चल रहा है और ऊपर के ऊपर सब्सिडरीज बना रहा है, सॉल्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक हर चीज बेच देता है। बोलो हाँ है ना? ऐसा बिजनेस एरिया नहीं बचा है उनका जिसके अंदर उनका कोई वर्चस्व नहीं है, और जहां पे भी है अच्छे लेवल पे है। टीसीएस इंडिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टाटा मोटर्स बोलो तो इंडिया के लीड 3 बिजनेस हाउसेस में आता है कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में। टाटा मोटर्स का ही अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखो तो इंडिया में टॉप में चल रहा है, ट्रक्स वगैरह। बोलो हाँ है ना? आप अगर बात करो फूड इंडस्ट्री, स्टारबक्स में चल रहा है, स्टार बाजार चल रहा है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी में डोकोमो चल रहा है, टीसीएस उसका सप्लायर है। आप वॉचेस कंपनी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करो, टाइटन है। व्हाटएवर इट इज, आप ज्वेलरी की बात करो, तनिष्क है। जो बोलो वो बिजनेस टाटा के पास है। बोलो हाँ है ना? क्यों ऐसा हो पाया है? बिकॉज मेंबर आए गए कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्टर आए गए कोई फर्क नहीं पड़ा, पर युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक टाटा सन्स वैसा ही है। अब आप सोचो, टाटा के लेगेसी में उनका नेक्स्ट राइट क्लेम करने वाला कोई बचा नहीं है। राइट नाउ टाटा के सारे कंपनीज नाउ बीइंग शिफ्टेड टू द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी तक के तो भी लेगेसी मैनेजमेंट चल रहा था जब तक रतन टाटा जी थे, बट नाउ द रतन टाटा इज नॉट देयर हु इज अ फेस ऑफ टाटा। देयर इज नो वन। इट इज एक्चुअली प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी। मतलब टाटा सन्स और टाटा सन्स के जितने बिजनेस हाउसेस है, दोज आर ऑल प्रोफेशनली मैनेज। व्हाट इज प्रोफेशनली मैनेज? दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी बट जस्ट देयर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग?
आप सोचो कितना बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर है, पार्टनरशिप में करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक पार्टनर गायब हो गया, पूरी की पूरी पार्टनरशिप ढह जाती है, कितनी भी बड़ी क्यों ना रहे, 50-100 मेंबर्स की, डजंट मैटर। इज इट वेरी क्लियर? ये एडवांटेज है कंपनी का। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज गोइंग कंसर्न। सबसे बड़ा प्राइमरी प्रिंसिपल, सब जन एक बार जोर से बोलो, क्या है? गोइंग कंसर्न, चलते रहना चाहिए। मेंबर, डायरेक्टर, किसी भी एम्प्लॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आएंगे जाएंगे, कंपनी चलता रहना चाहिए, गुडविल चलता रहना चाहिए, लिगेसी चलता रहना चाहिए। और ये बिजनेस स्ट्रक्चर हमको लाके दिया है ब्रिटिशर्स ने, एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग कंपनीज एक्ट। क्यों? क्योंकि कंपनीज इसके बाद में चलते ही रहने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला कि कंपनी कभी बंद होगी, बिकॉज बंद होने के लिए उसके पास कोई ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है कि भैया एक हाथ मेंबर मर गया तो बंद कर दो। नो, इट कैन गो ओवर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। आप सोचो, धीरू भाई अंबानी हैज स्टार्टेड विद द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अरे बोलो हाँ या ना। अभी मैनेज कौन कर रहा है? मुकेश अंबानी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट देर विल बी अ वन टाइम व्हेन मुकेश अंबानी विल नॉट बी देयर, इट विल बी मैनेज बाय अनंत अंबानी एंड आकाश अंबानी। Then there will be a time when there is no Akash Ambani or Anand Ambani, it will be managed by their sons. बोलो हाँ या ना। मतलब कंपनी तो चल रहा है ना। ऐसा हो सकता है एक आध दिन प्रोफेशनली मैनेज हो जाए जीवन में। L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, सुना है सबने? इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर है L&T। ये जो रोड्स और हाईवेज बना रही है उसमें सबसे ज्यादा शेयर L&T ने कंस्ट्रक्ट किया है। अब L&T की बात करें, लार्सन एंड ट्यूब्रो वेयर टू प्रमोटर्स, गुजरे हुए जमाना हो गया। नाउ L&T इज ऑल्सो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, कोई ओनर नहीं है, टोटली प्रोफेशनली। आपने कभी L&T का फेस नहीं देखा होगा किसी पर्सन को। आप इन्फोसिस में नारायण मूर्ति देखते हो, विप्रो में अजीम प्रेमजी देखते हो, देयर इज नो वन फॉर द L&T राइट नाउ, फॉर टाटा आल्सो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी का। इज इट वेरी क्लियर? नीचे नोट लिखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। पॉइंट नंबर 1, at earlier times, at earlier times, the proprietorship, the proprietorship and partnership, and partnership were only structures, were only structures for the purpose of conducting the business, for the purpose of conducting the business. Conducting the business. Full stop. However, however, they have very acute possibility, they have very acute possibility of survival in the long run, of survival in the long run, of survival in the long run, as business is totally dependent, as business is totally dependent on human behavior, on human behavior, as business was totally dependent on human behavior. Full stop. Next point. There is a requirement, there is a requirement of, there is a requirement of a business structure, a business structure which works irrespective, which works irrespective as that of, as that of the human behavior, the human behavior the human behavior and their longevity, and their longevity, मतलब लाइफ स्पैन। We'll stop. Next point. So the world is being introduced, so the world is being introduced
World is being introduced with the concept of companies. With the concept of companies, world is being introduced with the concept of companies who works who नहीं, which लिखना चाहिए ना, which works लिखना चाहिए, जिंदा थोड़ी है, which works irrespective of which works irrespective of the human behavior and its life and their life cycles and their life cycles. And their life cycle. Full stop. Next point. So primary. Next point. So primary and very important advantage of the company. So primary and very important advantage of the companies. Very important advantage of the companies is they work even though members come and go, comma, even though management come and go, etc. Full stop. चलो, सबको एडवांटेज समझ में आया कंपनी का। अब अगर आप इसमें से कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ड्रॉ करके रखते हो और ग्राफिकल व्यू आपको बाद में पूरा पैराग्राफ समझ में आए तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ड्रॉ करके रखिएगा, ठीक है। एक जगह पे प्रोपराइटर, नीचे प्रोपराइटरशिप लिख के क्लोज, फिर पार्टनर, एग्जिट या ये लिख के क्लोज, थोड़ा सा कंसेप्चुअली लिखने की कोशिश करना, ज़्यादा वर्ड्स यूज करके, गो फॉर इट फास्ट। सो आगे एक मेमोरी बना रहेगा कि एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है। चलो, लिखना हो गया सबका या ड्रॉ कर रहे हो? करो फास्ट, चलो। डन। सबका लिखना हो गया? चलो फाइन। सो यहाँ पे हमने ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी जाना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, दैट इज जस्टिस मार्शल, जेम्स एंड लिंडले बाबा ने कुछ कुछ कंपनी के लिए कहा था। कितना बच गया? 25। शुरू तो कर दूंगा, खत्म होगा नहीं है क्या? शुरू करना बेटर होगा। सो अभी तक तुमको कंपनी से क्या समझ में आया? क्यों बोला मैं, क्यों बोलता हूं मैं भगवान? चलो ठीक है, सुन लो, तुम भी क्या याद करोगे, दिस दल्लार से पाला पड़ा। इसके पहले गाया था क्या मैंने गाना? मेरे को इसमें झूठ क्यों सुनाई दे रहा है? बैकग्राउंड में ऐसे इको, झूठ झूठ।
तो तुमने हेरा फेरी मूवी देखा है ना, उसमें वो नहीं कहा सुनील शेट्टी के पीछे बजते रहता गोलमाल है भाई सर, सच में गाया ही नहीं गाया है? चलो ठीक है सुन लो, कौन सा गाया था इसके पहले? तेरी दीवानी गाया था क्या? कौन सा गाऊं? चलो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।